Hello everyone, this is CA Keval Mota and I welcome you again to this YouTube channel. And in this lecture, we are going to study registration under GST. Okay, the registration provisions are explained by me in this video. So let us understand each and every provision in detail. So these provisions of registration are mentioned in section 22, 23, 24 of CGST Act. Along with that, few rules are to be referred, which we will be studying at appropriate time. So as per section 22 of CGST Act, as per section 22 of CGST Act, every supplier shall be liable to be registered in the state from which he makes taxable supply. Okay, इसका सिंपल मीनिंग ये है कि हर उस सप्लायर को जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा जहाँ से वो मतलब जो भी स्टेट से वो टैक्सेबल सप्लाईज कर रहा है, प्रोवाइडेड हिज एग्रीगेट टर्नओवर इन अ फाइनेंशियल ईयर एक्सीड्स ₹20 lakhs. Okay, means 2-3 conditions. Aggregate turnover should be exceeding ₹20 lakhs or ₹10 lakhs in the states of TNMM, that is Tripura, Nagaland, Manipur, Mizoram. If your supplies are exceeding these figures, that is aggregate turnover 20 lakh and 10 lakh, then you have to take registration in such states from where you are making taxable supplies. Okay, in GST what we register is not person, we register place of business. Okay, in GST registration is done on the basis of place of business. If you are not having place of business, you have to register fixed establishment. Okay, so place of business or fixed establishment has to be registered under GST. Okay, so what is the meaning of aggregate turnover? Aggregate turnover how is to be calculated? ध्यान देना, एग्रीगेट टर्नओवर में सब कुछ आपका ऐड करना है, जैसे सब टैक्सेबल सप्लाईज, ऑल टैक्सेबल सप्लाईज आर टू बी एडेड. हाउएवर आरसीएम इनवर्ड इज नॉट टू बी एडेड. जो भी सप्लाईज आपने आरसीएम में लिया है, ठीक है, जिसमें आप एज ए रिसिपिएंट टैक्स पेमेंट करने वाले हो, वो सप्लाईज को यहाँ पर ऐड नहीं करना है. नेक्स्ट इज एग्जेम्प्ट सप्लाईज, आपको सब ऐड करना है. ऑल एग्जेम्प्ट सप्लाईज आर टू बी एडेड. ओके, एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स और सर्विसेज, इंटरस्टेट सप्लाईज, ये सब ऐड करना है. क्या ऐड नहीं करना है? जीएसटी कंपोनेंट. ओके, हाउएवर इन केस ऑफ कंपोजिशन स्कीम वी हैव लर्नड दैट यहाँ पर इंटरेस्ट डिस्काउंट टर्नओवर भी माइनस होता था. ठीक है, याद आ रहा है? यहाँ पर इंटरेस्ट डिस्काउंट टर्नओवर माइनस होता था, पर यहाँ पर ऐसा नहीं है. In case of section 22, it will not be reduced from the definition of aggregate turnover. However, there is some important point in this regard which we will be learning at appropriate time while discussing 40 lakh benefit exemption. Okay, so टैक्सेबल सप्लाई ऐड किया, एग्जाम सप्लाई ऐड किया, एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स, इंटरस्टेट सप्लाई, सब कुछ ऐड किया. ठीक है, अब और 2-3 चीजें ऐड करनी है. वो कहाँ पर लिखा हुआ है? एक्सप्लेनेशन में लिखा हुआ है. ठीक है, टर्नओवर शैल इंक्लूड ऑल सप्लाईज whether made by taxable person on his own account or on behalf of principal. अब यहाँ पर किसकी बात चल रही है? इंडिपेंडेंट एजेंट्स की बात चल रही है. इंडिपेंडेंट एजेंट्स, इंडिपेंडेंट एजेंट कौन होते हैं? जो प्रिंसिपल का गुड्स बेचते हैं रिसिपिएंट को. ठीक है, सो इन दिस केस इंडिपेंडेंट एजेंट के टर्नओवर में वो सारी चीज़ें ऐड होंगी. ओके, हाउएवर इफ देयर इज अ सोली डिपेंडेंट एजेंट, ओके, जो खाली प्रिंसिपल का गुड्स लेके बेचता है, कमीशन अर्न कर रहा है, सो इन दैट केस जो एजेंट सेल कर रहा है, इट विल बी एडेड इन द एग्रीगेट टर्नओवर ऑफ प्रिंसिपल if the invoice is issued in the name of principal. Okay, next is जॉब वर्कर. अगर जॉब वर्कर प्रिंसिपल का गुड्स सेल करता है ऑन हिज बिहाफ, देन किसके टर्नओवर में ऐड होना चाहिए? वो ऑब्वियसली प्रिंसिपल के टर्नओवर में. जॉब वर्कर के टर्नओवर में क्या ऐड होगा? सिर्फ जॉब वर्क का चार्जेस ऐड होगा. ठीक है, एंड इफ जॉब वर्कर इज रिक्वायर्ड टू सेल द गुड्स ऑफ प्रिंसिपल, इन दैट केस प्रिंसिपल को जॉब वर्कर का प्लेस ऑफ बिजनेस को एज अ एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस दिखाना पड़ेगा. ओके, क्लियर है? नेक्स्ट, एनालिसिस ऑफ फ्रॉम वेयर टैक्सेबल सप्लाईज आर मेड. यहाँ पर ना एक एग्जांपल मैंने दिया है, बहुत ही शानदार एग्जांपल है. यहाँ पर देखिएगा, केस 1, 3 केस है. केस 1, महाराष्ट्र एंड गुजरात, ये 2 जगह पर मैं काम कर रहा हूँ. ठीक है ना, एंड बोथ द प्लेसेस पर मैं टैक्सेबल सप्लाईज में एंगेज हूँ. दोनों जगह पर मैं टैक्सेबल सप्लाईज कर रहा हूँ. ठीक है, महाराष्ट्र में मेरा टर्नओवर है 16 lakhs, गुजरात में मेरा टर्नओवर है 5 lakhs. सबसे पहले ये चेक करो कि इसमें से कोई स्पेशल कैटेगरी स्टेट है कि नहीं. आंसर इज नो. ठीक है, तो क्या टर्नओवर का लिमिट लगेगा? 20 lakhs. ओके, 20 lakhs से एक्सीड हो रहा है क्या? यस, एक्सीड हो रहा है. तो मुझे हर उस स्टेट में रजिस्ट्रेशन लेना है जहां पर मैं टैक्सेबल सप्लाईज कर रहा हूँ. सो इस केस में मैं टैक्सेबल सप्लाईज कहाँ कर रहा हूँ? वेयर आई एम डूइंग टैक्सेबल सर्विसेज, टैक्सेबल सप्लाईज, महाराष्ट्र एंड गुजरात बोथ. ठीक है, बोथ. सो इन दिस केस आई हैव टू टेक रजिस्ट्रेशन इन द बोथ द स्टेट्स. क्लियर है? नेक्स्ट वन, महाराष्ट्र में मैं टैक्सेबल सप्लाईज करता हूँ, गुजरात में 100% एग्जेम्प्ट सप्लाई करता हूँ.
ठीक है, सबसे पहले क्या चेक करोगे, एग्रीगेट थ्रेशोल्ड लिमिट क्या लगेगा। यहाँ पर एग्रीगेट थ्रेशोल्ड लगेगा 20 lakhs का, क्यों, क्योंकि महाराष्ट्र एंड गुजरात ये दोनों ही स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स नहीं है। नेक्स्ट स्टेप, मेरे को हर उस स्टेट में रजिस्ट्रेशन लेना है जहाँ से मैं टैक्सेबल सप्लाईज कर रहा हूँ। यहाँ पर मैं टैक्सेबल सप्लाईज कहाँ से कर रहा हूँ, महाराष्ट्र से। सो आई विल ओनली बी टेकिंग रजिस्ट्रेशन इन द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। इन द गुजरात आई विल नॉट बी टेकिंग रजिस्ट्रेशन। क्लियर। नेक्स्ट वन, इन दिस केस देर इज वन स्पेशल कैटेगरी स्टेट, ओके, त्रिपुरा। त्रिपुरा, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, ये 4 स्टेट में से कोई भी एक स्टेट है मेरा। ठीक है, सो इन दैट केस एग्रीगेट टर्नओवर मेरे को कितना देखना पड़ेगा, 10 lakhs का, नॉट रुपीज 20 lakhs का। 10 lakhs का मेरे को एग्रीगेट टर्नओवर देखना है। ओके, सो यहाँ पर महाराष्ट्र एंड त्रिपुरा बोथ आर एंगेज्ड इन टैक्सेबल सप्लाईज। ठीक है, 10 lakhs का मेरे को देखना है। 9 + 3 12 lakhs, एग्रीगेट टर्नओवर इज एक्सीडिंग रुपीज 10 lakhs। सो इन दिस केस both the states are to be registered provided I am supplying taxable supplies from these states. Okay, so in both the states I have to obtain registration. Clear है बात? Okay, next one, नो सेंट्रलाइज रजिस्ट्रेशन अंडर जीएसटी रेजिम। जीएसटी में सेंट्रलाइज रजिस्ट्रेशन का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। हर स्टेट को अपने अपने स्टेट में रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। ठीक है, हर बिजनेस को अपने अपने स्टेट में रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। ओके, और जीएसटी में रजिस्ट्रेशन इज अ ओरिजिन बेस्ड, जहाँ से आप सप्लाई करते हो वहाँ पर रजिस्ट्रेशन लेना है। पर जीएसटी का जो कॉन्सेप्ट है, इट इज़ अ डेस्टिनेशन बेस्ड कंजम्पशन टैक्स। आई होप यू आर गेटिंग इट। जो डेस्टिनेशन वाली स्टेट होगी उसको जीएसटी का रेवेन्यू मिलेगा, पर रजिस्ट्रेशन कहाँ करना है हमें, ओरिजिन वाली स्टेट में। आई होप दिस इज क्लियर। ओके, इट्स अ स्टेट वाइज रजिस्ट्रेशन। हाउएवर अ रजिस्टर्ड पर्सन में ऑप्टेन मोर देन वन रजिस्ट्रेशन इन द सेम स्टेट। एक स्टेट में एक से ज़्यादा रजिस्ट्रेशन लिया जा सकता है। ठीक है, एक स्टेट में एक से ज़्यादा रजिस्ट्रेशन लिया जा सकता है इफ़ आई एम हैविंग डिफरेंट बिजनेस वर्टिकल्स और इफ़ आई एम हैविंग डिफरेंट प्लेस ऑफ बिजनेसेस। ओके, इन सबका पैन एक रहेगा पर रजिस्ट्रेशन 2 रह सकता है। क्लियर है? नाउ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, एक बात तो आपको मालूम ही है, एग्रीगेट टर्नओवर हैज़ टू बी कैलकुलेटेड ऑन ऑल इंडिया पैन बेसिस। जितना भी मेरा एंटिटीज है ऑल ओवर इंडिया, सबका टर्नओवर मुझे ऐड करना पड़ेगा, तब जाके मैं किस पे अराइव कर सकता हूँ, एग्रीगेट टर्नओवर पे। द इंपॉर्टेंट पॉइंट हियर इज, अगर आप एक स्टेट में नॉर्मल रजिस्ट्रेशन में हो सेक्शन 9 के हिसाब से, देन इन दैट केस आप दूसरे किसी स्टेट में कंपोजिशन का रजिस्ट्रेशन नहीं ले सकते। ठीक है, अगर कंपोजिशन लेना है तो सब स्टेट में कंपोजिशन होना चाहिए, प्रोवाइडेड द कंडीशंस मेंशन्ड इन कंपोजिशन स्कीम आर फुलफिल्ड। इफ दे आर नॉट फुलफिल्ड, हर स्टेट में आपको नॉर्मल रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा एज पर सेक्शन 22। नेक्स्ट, एग्रीगेट टर्नओवर कौन से पीरियड का देखना है, करंट फाइनेंशियल ईयर का है तो वो भी देखना है आपको, करंट फाइनेंशियल ईयर का देखना है। क्लियर है? अभी कंपोजिशन स्कीम में हम प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर वर्ड यूज करते थे, पर यहाँ पर प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर वर्ड यूज नहीं हुआ है। इट मीन्स करंट ईयर में भी अगर आपका टर्नओवर 20 लाख या 10 लाख के ऊपर जाता है तो आपको रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। आई होप दिस इज क्लियर। ओके, नेक्स्ट इज 40 lakhs का स्पेशल स्कीम। 40 lakhs का स्कीम, वेरी इंपॉर्टेंट स्कीम। नाउ दिस स्कीम इज ओनली एप्लीकेबल फॉर एक्सक्लूसिव सप्लायर ऑफ गुड्स। ये किसके लिए है? एक्सक्लूसिव सप्लायर ऑफ गुड्स के लिए। एक्सक्लूसिव सप्लायर ऑफ गुड्स मीन्स जो पर्सन सिर्फ और सिर्फ गुड्स बेचता है उसके लिए ही ये स्कीम है। ये स्कीम क्या बोलती है, आपको 40 lakhs के टर्नओवर तक रजिस्ट्रेशन नहीं लेना है। क्या बोला मैंने? आपका टर्नओवर जब तक, एग्रीगेट टर्नओवर जब तक 40 lakhs नहीं हो जाता, आपको रजिस्ट्रेशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, हाउएवर देयर आर सम सर्कमस्टेंसेस जिसमें आपको लेना पड़ेगा। वो सर्कमस्टेंसेस क्या है वो चेक करते हैं। सबसे पहला सर्कमस्टेंसेस, आपको कंपलसरी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ रहा है एज पर सेक्शन 24। ठीक है, सेक्शन 24 में काफ़ी सारे केसेस है जिसमें आपका टर्नओवर चाहे कम हो 20 लाख या 10 लाख से या 40 लाख से, आपको रजिस्ट्रेशन लेना पड़ता है। ठीक है, तो अगर आप 24 में फॉल होते हो तो आपको ये 40 लाख का बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो ये जो कंपलसरी रजिस्ट्रेशन है उसमें एक पॉइंट है, खाली एक ही पॉइंट इधर डिस्कस कर रहा हूँ, बाकी का अपन जब 24 डिस्कस करेंगे तब करेंगे। वो पॉइंट क्या है, इंटर स्टेट सप्लायर ऑफ गुड्स। इंटर स्टेट सप्लायर ऑफ गुड्स, इंटर स्टेट सप्लायर ऑफ गुड्स। ओके, जो पर्सन अपने स्टेट से दूसरे किसी स्टेट में या तो यूनियन टेरिटरी में गुड्स बेचता है उसको जीएसटी में कंपलसरी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। क्लियर है? तो इंटर स्टेट सप्लायर के लिए ये 40 lakhs का स्कीम है ही नहीं। ठीक है, 40 लाख का स्कीम है ही नहीं। ठीक है, नेक्स्ट, पर्सन एंगेज्ड इन मेकिंग सप्लाईज ऑफ टोबैको आइसक्रीम एंड पान मसाला। टोबैको आइसक्रीम पान मसाला में अगर आप डील करते हो, चाहे मैन्युफैक्चरिंग हो
चाहे ट्रेडिंग हो, तो आपको ये स्कीम नहीं मिलेगा। क्लियर है? अब यहाँ पर ना एरेटेड वाटर्स नहीं है। कंपोजिशन स्कीम में क्या था, 4 चीज़ें थी, टोबैको, आइसक्रीम, पान मसाला एंड एरेटेड वाटर्स। यहाँ पर क्या है, 3 ही चीज़ें, टोबैको, आइसक्रीम एंड पान मसाला। क्लियर है? नेक्स्ट वन, पर्सन एंगेज इन मेकिंग इंट्रा स्टेट सप्लाईज। मैंने फर्स्ट में क्या बोला, इंटर स्टेट करोगे तो मिलेगा ही नहीं, पर इंट्रा करोगे और सिर्फ गुड्स करोगे तो भी नहीं मिलेगा इन स्टेट्स में। कौन से स्टेट्स है ये? अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, पुडुचेरी दैट इज पौंडीचेरी, सिक्किम, तेलंगाना, त्रिपुरा एंड उत्तराखंड। ठीक, कौन से स्टेट से, वापस से रिपीट करो, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, पौंडीचेरी, सिक्किम, तेलंगाना, त्रिपुरा एंड उत्तराखंड। अब इसमें ना 4 स्टेट्स तो अपने स्पेशल वाले ही है, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, नागालैंड। ठीक है? ठीक है, ये 4 स्टेट्स तो अपने स्पेशल कैटेगरी वाले आ गए। और बाकी बचे कौन से स्टेट्स है? अरुणाचल प्रदेश, यहाँ पे एपी नहीं है, आंध्र प्रदेश नहीं, अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, पौंडीचेरी, सिक्किम, तेलंगाना एंड उत्तराखंड। अगर आप इन स्टेट्स में इंट्रा स्टेट सप्लाईज करते हो तो भी आपको 40 लाख का बेनिफिट नहीं मिलेगा। आई होप दिस इज क्लियर। ठीक है? इन स्टेट्स में अगर आप बिजनेस करते हो एंड योर टर्नओवर एक्सीड्स रुपीज 10 lakhs, इफ ये जो सर्कल मारा ना, यहाँ पर 10 लाख के ऊपर गया तो रजिस्ट्रेशन लेना है। इवन इफ आप एक्सक्लूसिव सप्लायर ऑफ गुड्स हो तो भी 40 लाख नहीं मिलेगा। बाकी स्टेट्स में 20 लाख का लिमिट मिलेगा। क्लियर है? इवन इफ यू आर एक्सक्लूसिव सप्लायर ऑफ गुड्स। नेक्स्ट, पर्सन एक्सरसाइजिंग वॉलेंटरी रजिस्ट्रेशन, मतलब जिसको खुद से ही रजिस्ट्रेशन करने का इच्छा है, उसको कोई लिमिट नहीं रोक सकता है। आपको करना है करो, 40 लाख का लिमिट मत लो। हमको तो अच्छा ही है, गवर्नमेंट को तो अच्छा ही, पूरा का पूरा टैक्स मिलेगा, एंड पर्सन को भी अच्छा है, आईटीसी मिलेगा। ठीक है? शैल नॉट बी लाइबल टू ऑब्टेन रजिस्ट्रेशन अंडर जीएसटी। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आ रहा है, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है? अब ट्रेड एंड इंडस्ट्री में ना एक क्वेश्चन अराइज हुआ कि हम सेल तो गुड्स कर रहे हैं, ठीक है, एक्सक्लूसिव सप्लायर ऑफ गुड्स है हम लोग, पर हम कुछ अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट अर्न कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? अर्न, इंटरेस्ट अर्न कर रहे हैं, दैट इज इंटरेस्ट इनकम। सेविंग डिपॉजिट हो गया या जो भी फिक्स डिपॉजिट, उससे हम कुछ इंटरेस्ट इनकम अर्न करते हैं। तो दिस इंटरेस्ट इनकम इज अ सप्लाई ऑफ सर्विस, पहली बात तो। ठीक है? तो क्या हम सर्विस प्रोवाइडर माने गए इधर, तो क्या हमको ये स्कीम नहीं मिलेगा? आंसर इज, गवर्नमेंट ने इसको बहुत केयरफुली डिज़ाइन किया है, ये प्रोविज़न को। अगर आपको ध्यान से नहीं समझेगा तो आपको ये प्रोविज़न नहीं समझ में आ रहा है। समझ में आ रहा है? ये एग्रीगेट टर्नओवर का जो पॉइंट है, ये आपको मैं एक एग्जांपल के थ्रू एक्सप्लेन करता हूँ। ठीक है? व्हाइट बोर्ड पे हम अब आ रहे हैं। देखो अभी, आई एम इन महाराष्ट्र, मैं महाराष्ट्र में हूँ। ठीक है? महाराष्ट्र मतलब एलिजिबल स्टेट है, पहली बात तो एलिजिबल स्टेट है। आई एम एक्सक्लूसिव सप्लायर ऑफ गुड्स, ये तो मैंने एक्सेप्ट कर लिया। ठीक है? हाउएवर आई एम अर्निंग सम इंटरेस्ट इनकम, अर्निंग सम इंटरेस्ट इनकम, कोई इंटरेस्ट इनकम मैं अर्न कर रहा हूँ। ठीक है? मेरा टर्नओवर फ्रॉम एक्सक्लूसिव सप्लायर ऑफ गुड्स से कितना है? 39 लैक्स है। ठीक है? एंड इंटरेस्ट इनकम मेरा 2 लाख रुपया है। ठीक है? सो व्हाट विल बी माई एग्रीगेट टर्नओवर, व्हाट विल बी माई एग्रीगेट टर्नओवर? आंसर इज रुपीज 41 lakhs. रुपीज 41 lakh is my aggregate turnover. Accordingly this scheme is not applicable for me. समझ में आ रहा है आप लोग को? अब ये जो 2 लाख की मैं बात कर रहा हूँ ना, ये 2 लाख आप लोग को एग्रीगेट टर्नओवर से माइनस नहीं करना। आपको ये 2 लाख एग्रीगेट टर्नओवर से माइनस नहीं करना। काफ़ी स्टूडेंट्स क्या करते हैं, ये 39 lakhs है, बरोबर है, और ये 2 lakhs है, तो 39 lakhs इज एक्सक्लूसिव सप्लाई ऑफ गुड्स, सो 40 lakhs का बेनिफिट मिलेगा, बिकॉज दिस 39 lakh इज लेस देन 40 लाख। बट योर आंसर इज रॉन्ग, आपका आंसर गलत है। आपको सबसे पहला स्टेप चेक करना है कि क्या आपका एग्रीगेट टर्नओवर विद इन लिमिट है कि नहीं। ठीक है? इट शुड बी लेस देन 40 lakhs, लेस देन इक्वल टू 40 lakhs।
Second step is if you are engaged in earning income, then it has to be excluded. ठीक है, excluded का मतलब क्या होता है कि आप फिर भी माने जाओगे. Deemed to be supplier of goods. Deemed to be supplier of goods. Deemed to be सप्लाइंग एक्सक्लूसिव गुड्स. ठीक है, एक्सक्लूसिव गुड्स. ओके, ये डीमिंग प्रोविजन हुआ. अब एक दूसरा एग्जांपल लेता हूँ. फॉर एग्जांपल महाराष्ट्र की बात कर रहे हैं हम. मेरा एक्सक्लूसिव सप्लाई ऑफ गुड्स से टर्नओवर है 35 लैक्स. ठीक है, एंड मेरा इनकम है इंटरेस्ट इनकम, इट इज़ 3 लाख रुपीज़. ओके, मेरा एग्रीगेट टर्नओवर कितना हो गया? 38 लाख रुपीज़. क्लियर है? सो फर्स्ट कंडीशन इज सेटिस्फाइड. मेरा फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई हो गया, मेरे को 40 लाख तक लेना ही नहीं है रजिस्ट्रेशन. क्लियर है? क्यों नहीं लेना? क्योंकि मेरा टर्नओवर एग्रीगेट टर्नओवर 40 लाख से कम है एंड आई एम एंगेज्ड इन एक्सक्लूसिव सप्लाई ऑफ गुड्स. नेक्स्ट स्टेप, ये इंटरेस्ट इनकम तुम लोग अर्न करते हो, इट इज़ अ सर्विस. इट इज़ अ सर्विस प्रोवाइडेड. क्लियर है क्या? इट इज़ अ सर्विस प्रोवाइडेड. तो क्या आप लोग को फिर भी एक्सक्लूसिव सप्लायर ऑफ गुड्स का दर्जा दिया जाएगा? आंसर इज येस, दिया जाएगा. दिस विल नॉट बी कंसिडर्ड while while giving you the status of exclusive supplier of goods. It means you will be still deemed to be supplier of exclusive goods if you are earning interest income. I hope this is clear now. तो फर्स्ट स्टेप आपका क्या होगा? एग्रीगेट टर्नओवर चेक करना है. अगर ये आपका 40 लाख के ऊपर चला गया तो ये जो 2 लाख है ना, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है, आप इसको हटाना ही नहीं आपको. डीमिंग प्रोविजन इज नॉट एप्लीकेबल. दिस टू बोथ, ये दोनों बोथ कंडीशंस आर एप्लीकेबल. क्लियर है? दोनों कंडीशंस को सेटिस्फाई करना है आपको. फर्स्ट थिंग 41 लैक्स, सॉरी 40 लैक्स से कम होना चाहिए आपका एग्रीगेट टर्नओवर. अगर ये कम है तो आपको ये एक्सक्लूड कर देना है. यू विल बी डीम्ड दैट यू आर सप्लाइंग एक्सक्लूसिवली गुड्स. आई होप दिस इज क्लियर नाउ. अब यहाँ पर ना एक केस स्टडी बना के सॉल्व करते हैं फॉर वेरियस सिचुएशंस इन केस ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स और सप्लाई ऑफ सर्विसेज. ठीक है, रजिस्ट्रेशन के लिए. अब यहाँ पर ना मैं कॉलम्स बना रहा हूँ, आप लोग भी ये सब नोट कर लेना, आपको बेनिफिशियल होगा. मैं महाराष्ट्र में रजिस्टर्ड हूँ. ठीक है, मैं त्रिपुरा में रजिस्टर्ड हूँ. ठीक है, त्रिपुरा. मेरा बिजनेस का मैं नेचर लिख रहा हूँ. पहले ना हेडिंग बना देता हूँ मैं. ठीक है, स्टेट 1, स्टेट 2. ठीक है, मेरा नेचर ऑफ बिजनेस, मेरा अर्निंग. ठीक है, अर्निंग दैट इज रेवेन्यू कौन से जगह से आ रहा है या ऐसा कुछ बोलो. नेचर ऑफ सप्लाईज भी इसको बोल सकते हो. नेचर ऑफ सप्लाईज, सप्लाईज. यहाँ पे हम रजिस्ट्रेशन थ्रेशोल्ड ये हम डिटरमाइन करेंगे. दिस इज आवर टास्क. ठीक, फर्स्ट केस स्टेट इज महाराष्ट्र, माई सेकेंड स्टेट इज त्रिपुरा. ठीक है, माई बिजनेस इज एक्सक्लूसिवली गुड्स को बेचना है. ठीक है, अर्निंग का नेचर नहीं दिया यहाँ पर. बिजनेस इज एक्सक्लूसिव सप्लाई ऑफ गुड्स. बोलो कितना थ्रेशोल्ड लगेगा? 40 लाख लगेगा कि 10 लाख लगेगा? आंसर इज 40 लाख तो नहीं लगेगा. क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि त्रिपुरा इज इन द एक्सेप्शन ऑफ दैट इंट्रा स्टेट लिस्ट. अज्यूमिंग कि मैं यहाँ से भी इंट्रा करता हूँ एंड यहाँ से भी इंट्रा करता हूँ. दिस इज द अजम्पशन. ओके, तो इन दैट केस 10 लाख का थ्रेशोल्ड लगेगा. 20 लाख क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि त्रिपुरा इज अ स्पेशल कैटेगरी स्टेट. क्लियर है? नेक्स्ट एग्जाम्पल, महाराष्ट्र, राजस्थान. ठीक है, इंट्रा 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 इंट्रा. ओके, बिजनेस मेरा है गुड्स प्लस सर्विसेज. ठीक है, यहाँ पर भी कुछ स्पेशल पॉइंट नहीं लिखता हूँ. बोलो कितना लगेगा? सबसे पहले चेक करो 40 लाख लग सकता है कि नहीं. आंसर इज नहीं लग सकता. क्यों? क्योंकि यू आर एंगेज इन गुड्स प्लस सर्विसेज. सो 40 लाख लिमिट इज नॉट एप्लीकेबल फॉर यू. 40 lakh limit is only applicable for exclusive supplier of goods. Even if these both states are not the exception, but first condition, first and foremost condition to be satisfied is exclusive supplier of goods होने चाहिए आप. अगर आप वो नहीं हो तो आप आगे बात ही नहीं करनी. तो यहाँ पर 20 lakhs will be applicable threshold. क्लियर है? थर्ड सिचुएशन, थर्ड सिचुएशन, महाराष्ट्र, तेलंगाना.
ध्यान देना, महाराष्ट्र, तेलंगाना, एक्सक्लूसिव सप्लायर ऑफ गुड्स, ठीक है, एक्सक्लूसिव सप्लायर ऑफ गुड्स, बोलो व्हाट विल बी द आंसर, व्हाट विल बी द आंसर, कितना थ्रेशोल्ड के आगे मेरे को रजिस्ट्रेशन को अप्लाई करना पड़ेगा, बताओ। आंसर इज, सबसे पहले चेक करने का 40 लाख एप्लीकेबल है क्या, 40 लाख एप्लीकेबल है क्या, पहले वो चेक करने का, क्या 40 लाख एप्लीकेबल है, नो, वाई, बिकॉज तेलंगाना इज इन द एक्सेप्शन स्टेट्स, ठीक है। तो अब चेक करो 20 लाख एप्लीकेबल है क्या, येस इट इज एप्लीकेबल, वाई, बिकॉज महाराष्ट्र एंड तेलंगाना दोनों में से कोई भी स्टेट स्पेशल कैटेगरी वाला नहीं, तो 20 lakhs इज एप्लीकेबल लिमिट फॉर थ्रेशोल्ड, क्लियर है। वन मोर सिचुएशन, फोर्थ, महाराष्ट्र, राजस्थान, दोनों इंट्रा है, इंट्रा इंट्रा इंट्रा, यहाँ पर मैं एक्सक्लूसिवली गुड्स बेचता हूँ, ठीक है। मैंने एक्सक्लूसिवली अब तक का कितना गुड्स बेचा है, 38 लाख रुपीज़। मेरा इंटरेस्ट इनकम मैंने अर्न किया है 1 लाख रुपीज़ का, क्लियर है। मैं 38 lakhs तक का गुड्स में बेच चुका, अभी इंटरेस्ट इनकम मैंने अर्न किया है, ओके। तो इन दिस केस व्हाट इज द एग्रीगेट टर्नओवर, सबसे पहले तो तुम चेक करो 40 lakhs का लिमिट एप्लीकेबल है क्या, येस इट इज एप्लीकेबल, वाई, बिकॉज 38 + 1 इट इज लेस देन 30, लेस देन 40, 39 है, लेस देन 40, सो 40 lakhs वाला बेनिफिट एप्लीकेबल हो चुका मेरे को। अब क्या ये इंटरेस्ट पोर्शन के लिए मैं सर्विस प्रोवाइडर माना जाऊंगा क्या, आंसर इज नो, बिकॉज एज पर एक्सप्लेनेशन you will still be considered as exclusive supplier of goods if you are earning interest income which is exempt from tax, ठीक है। सो 40 lakhs तक मुझे कोई देना ही नहीं रजिस्ट्रेशन। अगर मेरा इंटरेस्ट इनकम यहाँ पर 3 लाख हो जाता है तो मुझे जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा, तो दिस इज क्लियर। सो आई होप दिस एग्जाम्पल वेर एम्पली क्लियर फॉर अंडरस्टैंडिंग। नेक्स्ट वन, ट्रांसफर ऑफ बिजनेस। अगर मैं कोई बिजनेस ट्रांसफ़र करता हूँ तो जो दिन से मैंने उसको ट्रांसफ़र किया तब से उसको रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा, ठीक है। एज ए गोइंग कंसर्न में ट्रांसफ़र करता हूँ, जो भी अनयूटिलाइज आईटीसी है वो आपको जीएसटी आईटीसी 02 भर के ट्रांसफ़र करना है। इसमें हम लोग ने एक आईटीसी में सर्कुलर सीखा था, याद है, सर्कुलर 41%, मेरे को नंबर याद नहीं है, रूल 41 के रिलेटेड एक सर्कुलर आया था, वो सर्कुलर हमने चेक किया था, वो सर्कुलर यहाँ पर एप्लीकेबल हो जाएगा। ट्रांसफर ऑफ बिजनेस एज अ गोइंग कंसर्न इज अ एग्जेम्प्ट सप्लाई, हमने ये शेड्यूल 2 में देखा हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट, नोटिफिकेशन 12 में भी लिखा हुआ है, एक्सेप्शन करके शेड्यूल 2 में है, बट नोटिफिकेशन 12 में ये क्लियरली लिखा हुआ है, ट्रांसफर ऑफ बिजनेस एज अ गोइंग कंसर्न इज अ एग्जेम्प्ट सप्लाईज। नेक्स्ट वन, ट्रांसफर इन केस ऑफ अमालगमेशन और डी मर्जर, ठीक है। डी मर्जर के केस में किस तरीके से होगा, जो दिन से डी मर्जर हुआ या तो जो दिन से अमालगमेशन हुआ उस दिन आपको क्या मिलता है, सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, तो उस दिन से आप लोग को रजिस्ट्रेशन करना है। द डेट ऑफ इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन वुड बी, जो दिन आपका अमालगमेशन हुआ या जो दिन आपका डीमर्जर हुआ। सिमिलरली इन जैसे ऊपर हमने सीखा जीएसटी आईटीसी 02 फिल करना पड़ेगा फॉर ट्रांसफरिंग अनयूटिलाइज इनपुट टैक्स क्रेडिट, क्लियर है। नेक्स्ट वन, पर्सन एग्जेम फ्रॉम टेकिंग रजिस्ट्रेशन। अब ये कुछ पर्सन ऐसे हैं जिनका एग्रीगेट टर्नओवर से कोई नाता नहीं है, आपको रजिस्ट्रेशन लेना ही नहीं है, ठीक है। फर्स्ट वन, एग्रीकल्चरिस्ट। एग्रीकल्चरिस्ट मतलब ऐसा पर्सन जो क्या बेचता है, कल्टीवेटेड चीज़ें, जो लैंड में से कल्टीवेशन करने के बाद जो हार्वेस्ट आया वो बेचता है। इट इज इन सिंपल वर्ड्स फार्मर्स, ओके, नॉट टू बी इंक्लूडेड इन कंप्यूटिंग थ्रेशोल्ड। फॉर एग्जाम्पल, यू आर यू आर सेलिंग agriculture produce of rupees 22 lakhs and you have supplied some taxable goods of rupees 3 lakhs, okay, so total aggregate turnover लोग बोलते हैं 25 lakhs, but it is not the case। यहाँ पर आपको 22 lakhs को कंसिडर ही नहीं करना है, इट मीन्स योर टर्नओवर वुड ओनली बी 3 लाख रुपीज। आई होप दिस इज क्लियर। एक क्वेश्चन भी है आईसीआई का। नेक्स्ट वन, पर्सन एक्सक्लूसिवली एंगेज इन एग्जाम सप्लाईज, जो सिर्फ और सिर्फ एग्जाम सप्लाई कर रहा है या जो सिर्फ और सिर्फ ऐसा सप्लाईज करता है जो टैक्सेबल है ही नहीं, ठीक है, एक्सक्लूसिव की बात चालू है। अगर आप एग्जेम्प्ट सप्लाई करते हो, एक्सक्लूसिवली एग्जेम्प्ट, तो आपको टैक्स पेमेंट करना ही नहीं है, टैक्स पेमेंट करना ही नहीं है, आईटीसी मिलने ही नहीं वाला है सेक्शन 17 के हिसाब से, तो आपको रजिस्ट्रेशन क्यों कराया हम, ज़बरदस्ती कंप्लायंस क्यों बढ़ाया, ठीक है, तो यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नहीं करना। नेक्स्ट वन, इंटर स्टेट सर्विस प्रोवाइडर।
जब जीएसटी आया था तब हर इंटरस्टेट सप्लायर को जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लेना पड़ता था. हाउएवर गवर्नमेंट आफ्टर सम टाइम exempted interstate supplier of service to the tune of turnover of 20 lakhs or 10 lakhs clear in special category states. तो अगर आप इंटरस्टेट सप्लाई ऑफ सर्विस कर रहे हो एंड आपका टर्नओवर 20 लाख क्रॉस नहीं होता तो आपको रजिस्ट्रेशन लेने की कोई जरूरत नहीं. हाउएवर इफ यू आर एंगेज्ड इन सप्लाइंग गुड्स इंटरस्टेट देन इवन इफ योर टर्नओवर इज ₹1 आपको रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा. ओके. एक्सक्लूसिव सप्लायर ऑफ सप्लाईज टैक्सेबल अंडर रिवर चार्ज. अगर आप गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी हो जिसके ऊपर जो रिसिपिएंट है स्पेसिफाइड रिसिपिएंट बॉडी कॉर्पोरेट फैक्ट्री पार्टनरशिप फॉर्म सोसाइटी कैजुअल टैक्सेबल पर्सन, ठीक है, वो लोग रिसिपिएंट बन के जीएसटी पे करने वाले. सो इन दैट केस आपको रजिस्ट्रेशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है. क्यों? क्योंकि ना ही आपको आईटीसी मिलेगा, ठीक है, आईटीसी तो मिलने मिलने नहीं वाला क्योंकि आप एग्जाम सप्लाई कर रहे हो और रिसिपिएंट आपका टैक्स पे करने वाला है, तो आपका रजिस्ट्रेशन लेके कोई मतलब ही नहीं है. सो इन दैट केस कोई भी आपको रजिस्ट्रेशन प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं होगा. ओके. नेक्स्ट वन, कैटेगरीज ऑफ कैजुअल टैक्सेबल पर्सन एंड अदर पर्सन सप्लाइंग इंटर स्टेट supplies of handicraft goods, handmade shawls, stoles, etc., where aggregate turnover does not exceed 20 lakh or ₹10. अब ना सब कैजुअल टैक्सेबल पर्सन को रजिस्ट्रेशन लेना पड़ता है. ध्यान देना, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. सब कैजुअल टैक्सेबल पर्सन को रजिस्ट्रेशन लेना पड़ता है कंपल्सरीली. हाउएवर आप अगर आगे जाओगे, ठीक है, सेक्शन 24 में जाओगे तो आपको पढ़ने मिलेगा कि जो कैजुअल टैक्सेबल पर्सन हैंडीक्राफ्ट गुड्स सेल करता है विद इन द स्टेट, ठीक है, उसको जीएसटी में रजिस्ट्रेशन नहीं लेना है अप टू ₹20 लाख और 10 लाख. ठीक है. तो अब हम ये जो बात कर रहे हैं वो इंटर स्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स की बात कर रहे हैं. ठीक है. वैसे मैंने क्या बोला आपको, इंटर स्टेट जो सप्लाई करेगा उसको रजिस्ट्रेशन कंपलसरी लेना पड़ेगा. क्लियर? ठीक है. जो इंटर स्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स कर रहा है उसको कंपलसरी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा. हाउएवर जो कैजुअल टैक्सेबल पर्सन है या तो फिर कोई दूसरा पर्सन है जो हैंडीक्राफ्ट गुड्स बेचने वाला है, ठीक है, हैंडीक्राफ्ट गुड्स मीन्स गुड्स विच आर प्रिडोमिनेंटली मेड बाय हैंड, अवर सम मशीनरी कैन बी यूज्ड. प्रिडोमिनेंटली हाथ से बनने चाहिए, तो आपको 20 लाख का बेनिफिट मिल जाएगा. नेक्स्ट, जॉब वर्कर्स हु आर एंगेज्ड इन मेकिंग इंटर स्टेट सप्लाई ऑफ सर्विसेज टू अ रजिस्टर्ड पर्सन एक्सेप्ट सच जॉब वर्कर्स हु आर लायबल टू बी रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 22(1). मतलब ऐसे जॉब वर्कर जिसका जॉब वर्क चार्जेस का टर्नओवर 20 लाख से ऊपर है उनको रजिस्ट्रेशन लेना है. जो वॉलंटरी लेना चाहते हैं उनको भी लेना है, या फिर जो पर्सन ज्वेलरी या गोल्ड स्मिथ या सिल्वर स्मिथ है उनको लेना है. तो इन लोग को छोड़ के बाकी लोगों को रजिस्ट्रेशन लेने की ज़रूरत नहीं है. क्लियर है? नेक्स्ट वन, पर्सन प्रोवाइडिंग सर्विसेज थ्रू ई कॉमर्स ऑपरेटर, ठीक है, हु इज रिक्वायर्ड टू कलेक्ट टैक्स एट सोर्स प्रोवाइडेड एग्रीगेट टर्नओवर डज नॉट एक्सीड 20 लाख और 10 लाख. वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. ऐसे सर्विस प्रोवाइडर जो ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू सर्विसेज देते हैं और उनका टर्नओवर 20 लाख से कम है या 10 लाख से कम है तो उनको रजिस्ट्रेशन नहीं लेना है. क्लियर है क्या? यहाँ पर पर्सन की बात हो रही है, ई कॉमर्स ऑपरेटर की बात नहीं हो रही. ठीक है. ई कॉमर्स ऑपरेटर हु इज रिक्वायर्ड टू कलेक्ट टैक्स एट सोर्स, उसको तो कंपलसरी लेना है जो हम 24 में सीखेंगे. बट ऐसा ई कॉमर्स ऑपरेटर जिसको टैक्स कलेक्ट करना है और उसके थ्रू अगर सर्विसेज प्रोवाइड हो रही है तो सर्विस प्रोवाइडर को रजिस्ट्रेशन नहीं लेना है इफ हिज एग्रीगेट टर्नओवर इज नॉट एक्सीडिंग ₹20 लाख और 10 लाख. आई होप दिस इज क्लियर. नेक्स्ट वन, कमीशन एजेंट हु इज सेलिंग ऑन द बिहाफ ऑफ एग्रीकल्चरिस्ट. जो एग्रीकल्चर जो प्रोड्यूस करता है, जो एग्रीकल्चरिस्ट है, उसके बिहाफ पे अगर कोई पर्सन वो पर्सन सेल कर रहा है, दैट इज कमीशन एजेंट है उसका. ठीक है. सो दैट कमीशन एजेंट इज नॉट रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन रजिस्ट्रेशन. नेक्स्ट इज एक्सक्लूसिव सप्लायर ऑफ गुड्स, जिसको 40 लाख का बेनिफिट एप्लीकेबल है उसको भी नहीं लेना. ठीक है. तो हियर वी कंप्लीट विथ एग्जेम्प्ट पर्सन्स फ्रॉम रजिस्ट्रेशन. क्लियर है? नाउ वी आर कमिंग टू सेक्शन 24. सेक्शन 24 इज फॉर कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन. मतलब इन लोगों को कंपल्सरी जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा, मैंडेटरीली लेना पड़ेगा. सबसे पहले लोग इंटर स्टेट सप्लायर ऑफ गुड्स हमने ऑलरेडी डिस्कस किया. ठीक है. फिर इंटर स्टेट सर्विस प्रोवाइडर जिसका टर्नओवर 20 लाख या 10 लाख से ज़्यादा है. ठीक है. इंटर स्टेट सर्विस प्रोवाइडर को 20 लाख तक का एग्जेम्पशन है, 10 लाख तक का एग्जेम्पशन है. अगर 10 लाख या 20 लाख से ऊपर टर्नओवर जाता है तो उनको कंपलसरी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा. नेक्स्ट वन, कैजुअल टैक्सेबल पर्सन. मैंने बोला आप लोग को सब कैजुअल टैक्सेबल पर्सन को कंपलसरी रजिस्ट्रेशन लेना है. हाउएवर इंटर स्टेट जो बेचते हैं हैंडीक्राफ्ट गुड्स उनको 20 लाख या 10 लाख तक का एग्जेम्पशन है. तो दिमाग में क्वेश्चन आता है कि क्या इंट्रा वालों को नहीं है?
तो आंसर इज इंट्रा वालों को भी है, ठीक है, इंट्रा वालों को भी है वाइड दिस नोटिफिकेशन, क्लियर है। 20 लाख या 10 लाख तक का एग्जेम्पशन एप्लीकेबल है। नेक्स्ट वन, पर्सन रिक्वायर्ड टू पे टैक्स अंडर रिवर्स चार्ज। जो हमने 23 में बात की वो क्या बात की, जो सप्लायर है रिवर्स चार्ज वाला, उस सप्लायर को नहीं लेना है, पर स्पेसिफाइड रिसिपिएंट है उसको कंपल्सरी लेना पड़ेगा इररेस्पेक्टिव ऑफ हिज टर्नओवर। नेक्स्ट वन, पर्सन हु आर रिक्वायर्ड टू पे टैक्स अंडर सेक्शन 95 और 55। 95 में 3 सर्विसेज होती है, होटल अकोमोडेशन, पैसेंजर ट्रांसपोर्ट एंड यूटिलिटी सर्विसेज। अगर इन तीनों सर्विसेज में कोई ई कॉमर्स ऑपरेटर को टैक्स पेमेंट करना पड़ रहा है, ठीक है, देन इन दैट केस द ई कॉमर्स ऑपरेटर इज कंपल्सरी लायबल टू ऑब्टेन रजिस्ट्रेशन, ठीक है, क्योंकि एज पर सेक्शन 95 हु इज द पर्सन लायबल टू पे टैक्स, ई कॉमर्स ऑपरेटर। तो यहाँ पर जो बात चल रही है वो ई कॉमर्स ऑपरेटर की बात चल रही है, क्लियर है। नेक्स्ट, ई कॉमर्स ऑपरेटर हु इज रिक्वायर्ड टू कलेक्ट टैक्स अंडर सोर्स, टैक्स एट सोर्स। तो जो पर्सन, जो ई कॉमर्स ऑपरेटर जिसको टैक्स कलेक्शन करना है एट सोर्स, किसको करना होता है, ऐसा ई कॉमर्स ऑपरेटर जिसको कंसिडरेशन मिलता है, ठीक है। अभी मैंने आपको चार्ज ऑफ जीएसटी, मेरे ख्याल से चार्ज ऑफ जीएसटी में ये मैंने एक्सप्लेन किया है पूरा मैकेनिज्म, ठीक है। ऐसे ई कॉमर्स ऑपरेटर जिनको जिनको कस्टमर से कंसिडरेशन मिलता है एंड देन वो ई कॉमर्स ऑपरेटर कंसिडरेशन को रेमिट करते हैं सप्लायर को, ऐसे ई कॉमर्स ऑपरेटर को टीसीएस कलेक्ट करना पड़ता है एंड रजिस्ट्रेशन कंपल्सरीली करना पड़ेगा। नेक्स्ट, नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन, उनको कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। ऐसे पर्सन जिनको टैक्स डिडक्शन करना है उनको कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है, ठीक है। टैक्स डिडक्टर कौन होते हैं, टैक्स डिडक्टर होते हैं गवर्नमेंट एजेंसीज, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स, सोसाइटीज, पीएसयू, ये सब है। अपन पेमेंट ऑफ टैक्स में रीड करेंगे उसको, क्लियर है। अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर आता है, अगर टैक्स डिडक्टर सप्लाईज भी कर रहा है, ध्यान देना बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, टैक्स डिडक्टर सप्लाईज भी कर रहा है, ठीक है, और सप्लाईज ले भी रहा है, ठीक है, एंड वो टैक्स डिडक्टर का नाम है गवर्नमेंट एजेंसीज, ठीक है, तो उनको 2 रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। तो आंसर इज येस, 2 रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। बट द मिसकंसेप्शन इन द माइंड ऑफ पीपल इज, ये 2 रजिस्ट्रेशन ना अलग नहीं है, पहली बात तो ये बात समझ लो आप। जो फर्स्ट टाइप ऑफ रजिस्ट्रेशन है वो नॉर्मल रजिस्ट्रेशन है, ठीक है, जो सब लोग करते हैं रजिस्ट्रेशन वैसा वाला है। एंड जो सेकेंड टाइप का जो रजिस्ट्रेशन यहाँ पर लिखा हुआ है वो टैक्स डिडक्टर का होता है। क्या होता है, टैक्स डिडक्टर का। आप लोग को इनकम टैक्स में पता रहेगा टैन नंबर होता है, ठीक है, टैन नंबर इज फॉर डिडक्टिंग टैक्सेस। तो जिसको जिसको भी टैक्स डिडक्शन करना होता है वो टैन के लिए अप्लाई करता है। तो सिमिलरली जीएसटी में जिसको जीएसटी डिडक्ट करना है एज पर सेक्शन 51 उसको क्या अप्लाई करना पड़ेगा, टैन नंबर। इट इज़ नॉट अ सेपरेट रजिस्ट्रेशन बट इट इज़ अ टैन नंबर, ठीक है। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आप लोग को बोलता हूँ। जो पर्सन टीडीएस डिडक्ट करता है, ठीक है, जो पर्सन टीडीएस डिडक्ट कर रहा है, दैट पर्सन, जो भी टीडीएस डिडक्ट करेगा वो जीएसटीआर 7 फाइल करेगा। क्या फाइल करेगा, जीएसटीआर 7 फाइल करेगा। जीएसटीआर 7 फाइल करने पे जीएसटीआर 2x, जीएसटीआर 2x, ये नाम का ये नाम का एक रिटर्न होता है जो आपको सिलेबस में नहीं है। ये रिटर्न में जिसका टीडीएस डिडक्ट हुआ है उसको दिखता है, क्लियर है। एंड दैट पर्सन हैज़ टू फाइल दिस जीएसटीआर 2x ऑनलाइन बाय एक्सेप्टिंग द एंट्रीज। एंड जैसे ही वो एंट्रीज को एक्सेप्ट करता है, ठीक है, वो क्या होता है, उसके इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में वो अमाउंट्स खड़े हो जाते हैं, ठीक है। देन द अमाउंट्स विच आर रिफ्लेक्टिंग इन इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर कैन बी यूज्ड फॉर पेमेंट ऑफ टैक्सेस। आई होप दिस इज क्लियर। दिस वाज प्योरली अ प्रैक्टिकल पर्सपेक्टिव, ओके। नेक्स्ट वन इज अ पर्सन हु इज सप्लाइंग goods or services on behalf of any other person such agent or otherwise। अब ना ये जो पॉइंट है आपको पढ़ के ऐसा लगता है कि एजेंट को रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है, ठीक है, बट दिस पॉइंट इज ओनली फॉर सीएनएफ एजेंट, ठीक है, क्लियरिंग फॉरवर्डिंग एजेंट के लिए ये पॉइंट है। बाकी एजेंट्स जो है उनका कमीशन इनकम अगर 20 लाख से ऊपर जाता है तो ही रजिस्ट्रेशन लेना है। बट दोज सीएनएफ एजेंट्स हु आर इशूइंग इनवॉइस इन देयर ओन नेम, उनको रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा कंपलसरीली इफ दे आर इशूइंग इनवॉइस इन देयर ओन नेम, ओके। नेक्स्ट वन इज इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर, जिसको आईएसडी का क्रेडिट डिस्ट्रीब्यूट करना है उसको अलग से रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। नेक्स्ट वन इज पर्सन सप्लाइंग, यहाँ पर किसकी बात हो रही है, पर्सन की, नॉट ई कॉमर्स ऑपरेटर। पर्सन सप्लाइंग गुड्स ऑफ एनी अमाउंट थ्रू ईसीओ, ठीक है, गुड्स ऑफ एनी अमाउंट थ्रू ईसीओ, ओके। अगर आप ईसीओ से वॉचेस बेचते हो, ठीक है, वॉच मतलब गुड्स है, तो आपको कंपलसरी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा प्रोवाइडेड
such ECO is liable to collect tax. Okay, if you are supplying goods through ECO who is not liable to collect tax, then you can opt for no registration अगर आपका टर्नओवर 20 लाख से कम है तो. बट अगर आप ऐसे ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू सप्लाई करते हो जिसको टैक्स कलेक्शन करना है, ठीक है, तो आपको भी रजिस्ट्रेशन कंपलसरी ले लेना पड़ेगा. नेक्स्ट इज सर्विस का. अगर सर्विस 20 लाख के ऊपर जाती है ऐसे ई कॉमर्स ऑपरेटर से जिसको टैक्स कलेक्ट करना पड़ता है, तो सच पर्सन इज लाइबल टू ऑब्टेन रजिस्ट्रेशन. ओके, एंड ई कॉमर्स की हम अगर बात करें तो पहले ही हम बात कर चुके हैं. ऐसा ई कॉमर्स ऑपरेटर जिसको टैक्स कलेक्ट करना है उसको कंपलसरी रजिस्ट्रेशन करना ही पड़ेगा. ओके, नेक्स्ट OIDER सर्विस प्रोवाइडर, जो बाहर से इंडिया में OIDER सर्विसेज प्रोवाइड करता है उसको इंडिया में रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा कंपलसरीली बाय अपॉइंटिंग अ पर्सन इन इंडिया. ठीक है, अगर वो कोई पर्सन नहीं है तो उसको एक एजेंट अपॉइंट करना पड़ेगा एंड रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा. हियर वी कंप्लीट विथ सेक्शन 24. नाउ रजिस्ट्रेशन प्रोसीजर. वेरी इजी प्रोसीजर. आपको सिर्फ याद क्या रखना है, 3377. क्या याद रखना है बोलो. यहाँ पर व्हाइट बोर्ड पर आ जाओ आप लोग. ओके, क्या याद रखने बोला मैंने, 3377. ठीक है, क्या याद रखने का, 3377. 30 days ऑफ बिकमिंग लायबल टू रजिस्टर. मुझे रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करना है. ठीक है, आई हैव टू अप्लाई विद इन 30 days ऑफ सच इवेंट. विद इन 30 days ऑफ सच इवेंट वारंटिंग रजिस्ट्रेशन. ठीक है, 30 days में अप्लाई करने के बाद मुझे 3 दिन में पता चलेगा मेरा रजिस्ट्रेशन एक्सेप्ट हुआ या कुछ क्वेरीज है. रिजेक्ट नहीं होगा डायरेक्टली. बिफोर रिजेक्टिंग ही हैज़ टू इशू शो कॉज नोटिस. प्रॉपर ऑफिसर हैज़ टू इशू शो कॉज नोटिस. एक्सेप्ट हो गया तो वेल एंड गुड, आगे कुछ भी प्रोसीजर नहीं करना. अगर उसको क्वेरीज है सो ही विल इशू शो कॉज नोटिस विद इन दिस 3 days. ओके, शो कॉज नोटिस आने के बाद मुझे 7 दिन में रिप्लाई करना है टू दिस शो कॉज नोटिस. रिप्लाई टू बी डन विद इन 7 days फ्रॉम दिस शो कॉज नोटिस. इफ माई रिप्लाई वॉज सेटिस्फैक्ट्री, then he will accept the registration. If it was unsatisfactory, he will reject the registration. If I failed to reply, then my registration would be rejected. I hope this is clear. क्या याद रखने बोला मैंने, 3377. 30 days में अप्लाई करो, 3 दिन में पता चलेगा एक्सेप्ट हुआ या क्वेरी है. अगर क्वेरी है तो शो कॉज नोटिस आएगा, उसका रिप्लाई करो 7 दिन में. 7 दिन में रिप्लाई करने के बाद अगले 7 दिन में वो आपको बोलेगा कि हाँ, अगर मेरे को सेटिस्फाइड हूँ, ओके डन, अभी एक्सेप्ट हो चुका. अगर 7 दिन में उसने बोला कि भाई योर रिप्लाई वॉज अनसेटिस्फैक्ट्री, देन ही कैन डायरेक्टली रिजेक्ट द रजिस्ट्रेशन. अगर आप लोग रिप्लाई नहीं करते हो 7 दिन में तो इट विल बी ऑटोमेटिकली रिजेक्टेड. क्लियर है. अब यहाँ पर डीम्ड अप्रूवल का प्रोविजन है. डीम्ड अप्रूवल मतलब अगर ऑफिसर 3 दिन में एक्शन नहीं लेता तो माना जाएगा कि उसने एक्सेप्ट कर लिया. ठीक है, मैंने 7 दिन में रिप्लाई करने के बाद उसने 7 दिन में एक्शन नहीं लिया, देन इट विल बी अ डीम्ड अप्रूवल. क्लियर हो गई बात. मतलब जिधर जिधर ऑफिसर को विद इन स्पेसिफिक टाइम एक्शन लेना है उसको एक्शन लेना पड़ेगा. अगर वो एक्शन नहीं लेता है तो डीम्ड अप्रूवल माना जाएगा. ठीक है, फिर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं उसके. पॉइंट नंबर 1 क्लियर. पॉइंट नंबर 2, आपको रजिस्ट्रेशन करने के टाइम पे पैन, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी ये सब कुछ देना पड़ता है. ठीक है, वेरी इजी नॉर्मल सिनेरियो. फिर TRN जनरेट होगा, आपको एक एक्नॉलेजमेंट मिलेगा. फिर 3 days, ये सब अपन ने देख लिया. ठीक है, पॉइंट नंबर 4 टू पॉइंट नंबर 7 वी हैव ऑलरेडी सीन. नाउ कमिंग टू पॉइंट नंबर 8. एज पर पॉइंट नंबर 8 अभी ना ये अमेंडमेंट आया था पिछले अटेम्प्ट में. क्या अमेंडमेंट है, इसका लॉजिक क्या है वो समझो पहले. मैं जब बैंक में जाता हूँ ना, GST नंबर अपना बैंक अकाउंट नंबर ऑब्टेन करने, वो क्या बोलते हैं, GST नंबर लेके आओ. ठीक है, GST नंबर लाओ. और हम जब GST के लिए अप्लाई करते हैं तो वो क्या बोलते हैं, बैंक अकाउंट नंबर दो. ठीक है, सो दिस बोथ वेर ओवरलैपिंग. ओके, बैंक बोलता है GST नंबर पहले दो, GST नंबर बोलता है बैंक अकाउंट नंबर पहले दो. ओके, तो इसमें प्रॉब्लम ऐसा हो गया. तो गवर्नमेंट ने बोला कि पहले तुम GST रजिस्ट्रेशन अप्लाई कर लो, GST नंबर आपको आ जाएगा, आप जाके फिर GST नंबर आपको आ गया, आप बैंक अकाउंट खुलवा दो. ठीक है, जो बैंक अकाउंट आपका खुल गया
उसका डिटेल्स, दैट बैंक अकाउंट का डिटेल्स आप हमें सबमिट करो। कब तक करोगे? विद इन 45 डेज ऑफ ग्रांट ऑफ रजिस्ट्रेशन और सेक्शन 39 का रिटर्न फाइल करने का डेट विच एवर इज अर्लियर। इतना तक आपको बैंक अकाउंट डिटेल्स फर्निश करना है विच आर ऑब्टेन्ड ऑन द बेसिस ऑफ जीएसटी रजिस्ट्रेशन। क्लियर है? दिस इज रिटन इन रूल 10A ऑफ CGST रूल्स। नाउ कमिंग टू सम स्पेशल पॉइंट्स फॉर CTP एंड NRTP। ठीक है, कैजुअल टैक्सेबल पर्सन और NRTP कौन होते हैं? CTP ऐसा पर्सन होता है जो होम स्टेट में रजिस्टर्ड है। फॉर एग्जाम्पल महाराष्ट्र में तो मैं रजिस्टर्ड हुई, प्रॉपरली रजिस्टर्ड हूँ, बट मेरे को एग्जीबिशन कैरी आउट करने के लिए काफ़ी सारे स्टेट्स में घूमना पड़ता है। सो फॉर अदर स्टेट्स आई विल बी टर्म्ड एज CTP, कैजुअल टैक्सेबल पर्सन। ओके, कैजुअल टैक्सेबल पर्सन एंड नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन। नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन मीन्स अ पर्सन कमिंग फ्रॉम आउटसाइड इंडिया इन इंडिया फॉर डूइंग बिजनेस। ओके, और CTP और NRTP इन दोनों के पास फिक्स प्लेस ऑफ बिजनेस नहीं होता है। CTP के पास पैन होता है, पर CTP के पास पैन होता है, NRTP के पास पैन नंबर नहीं होता है। ठीक है, CTP को GST के लिए रजिस्ट्रेशन अप्लाई करना है तो GST REG 01 में करना है, NRTP को GST REG 09 में करना है। CTP always undertakes the transaction in furtherance of business. NRTP may not undertake the transaction in furtherance of business, क्योंकि डेफिनेशन में furtherance of business नहीं लिखा हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट वन, CTP कैन अवेल फुल ITC ऑन द परचेजेस। ठीक है, बट NRTP कैन अवेल ITC ऑन इम्पोर्ट ऑफ गुड्स। सिर्फ और सिर्फ इम्पोर्ट ऑफ गुड्स का ITC मिलेगा NRTP को। आप लोगों ने ये सेक्शन 17(5) में पढ़ा हुआ है। ठीक है, आप लोग को याद दिला दो, सेक्शन 17(5) में एक पॉइंट था जिसमें लिखा हुआ था NRTP कैन अवेल ITC ओनली ऑन इम्पोर्ट ऑफ गुड्स, अदरवाइज देन इम्पोर्ट ऑफ गुड्स ऑल अदर ITC इज इनएलिजिबल फॉर हिम। ओके, अब CTP NRTP को GST में कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस से 5 दिन पहले रजिस्ट्रेशन को अप्लाई करना है। ठीक है, कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस के 5 दिन पहले अप्लाई करना है। रीजन इज CTP NRTP के पास फिक्स प्लेस ऑफ बिजनेस नहीं होता, ये लोग किधर भी जा सकते हैं। सो गवर्नमेंट पकड़ते नहीं बैठेगा वो लोग को। सो वो लोग को इंसिस्ट किया जाता है 5 दिन पहले आपको रजिस्ट्रेशन ऑब्टेन करना पड़ेगा एंड आपको टैक्स पेमेंट भी करना पड़ेगा एडवांस में। इस कॉल्ड एज एडवांस पेमेंट ऑफ टैक्स। एडवांस टैक्स कैसे पेमेंट करें? एस्टिमेटेड सेल्स माइनस एस्टिमेटेड इनपुट टैक्स रेट, जो अमाउंट आएगा आपको गवर्नमेंट को पे करना है एंड फिर आप रजिस्ट्रेशन के लिए एलिजिबल होते हो। ठीक है, दैट एडवांस टैक्स विल बी एडजस्टेड फॉर योर लायबिलिटीज इनकरिंग इन दैट पीरियड। एंड अगर एक्सेस आपने एडवांस टैक्स पे किया है तो आपको रिफंड मिलेगा। ठीक है, आपको रिफंड मिल जाएगा। ओके, हाउएवर रिफंड इज एलिजिबल इफ यू आर फाइलिंग द रिटर्न। ठीक है, GSTR 3 या तो फिर GSTR 5, ये आपको फाइल करना पड़ेगा रिस्पेक्टिवली CTP NRTP के लिए, तो ही आपको रिफंड क्लेम मिलेगा। नेक्स्ट इज रजिस्ट्रेशन जो होता है CTP NRTP का, ये कितना दिन तक वैलिड होता है? ये कितना दिन तक वैलिड होता है? तो आंसर इज 90 डेज तक वैलिड होता है। ठीक है, 90 डेज का एक्सटेंशन पॉसिबल है। 90 डेज एक्सटेंशन इज पॉसिबल if it is exceeding more than 180 days, then in that case you have to obtain normal registration by taking a place of business in India। ठीक है, आपको एक प्लेस ऑफ बिजनेस रजिस्टर करना पड़ेगा एंड आपको नॉर्मल रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। एक सर्कुलर था, आई थिंक सर्कुलर नंबर 74, उसमें लिखा हुआ है कि लॉन्ग रनिंग एग्जीबिशंस है, तो इन दैट केस आपको नॉर्मल रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। CTP हैज़ टू फाइल GSTR 1 to 3, हाउएवर NRTP हैज़ टू फाइल GSTR 5। Here we complete with CTP NRTP का स्पेशल प्रोविजंस। नेक्स्ट इज अमेंडमेंट। अब अमेंडमेंट इन रजिस्ट्रेशन, अमेंडमेंट दो टाइप का होता है, कोर फील्ड्स एंड नॉन कोर फील्ड्स। इन केस ऑफ कोर फील्ड मतलब बहुत इंपॉर्टेंट फील्ड्स है, बिजनेस का आपका हुलिया बदल रहा है, कॉन्स्टिट्यूशन बदल रहा है, नाम बदल रहा है, एड्रेस बदल रहा है, उसको बोलते हैं कोर फील्ड। नॉन कोर फील्ड मतलब होता है मोबाइल नंबर चेंज। इफ यू आर चेंजिंग मोबाइल नंबर, इट इज अ नॉन कोर फील्ड। इफ यू आर चेंजिंग ईमेल आईडी, इट इज अ नॉन कोर फील्ड। इफ यू आर चेंजिंग योर CA का मोबाइल नंबर, देन इट इज अ non-core field. Okay, so in case of non-core field you can amend it very easily by an OTP on a registered mobile number. However, in case of core field amendment, you have to take permission from your proper officer. In that case you have to remember this 15-15-7-7। क्या याद रखना है? 15-15-7-7। चलो यहाँ पर आप लोग आ जाओ अभी। 15-15-7-7 क्या है मैं बताता हूँ। रजिस्ट्रेशन में क्या था? 3377। अभी क्या है? 15-15-7-7। 15-15-7-7। 15 दिन फ्रॉम द चेंज इन एनीथिंग आपको अमेंडमेंट के लिए अप्लाई करना है। ठीक है, एग्जाम्पल, मेरा एक पार्टनर रिटायर हो गया,
तो मेरे को अमेंडमेंट करना पड़ेगा विद इन 15 डेज ऑफ रिटायरमेंट। ओके, उसको उसके छोड़ के आने के 15 दिन में मेरे को अमेंडमेंट के लिए अप्लाई करना है। उसके नेक्स्ट 15 वर्किंग डेज में ऑफिसर मुझे बताएगा कि भाई आपका अमेंडमेंट जो है वो उसको सेटिस्फैक्ट्री लग रहा है कि नहीं लग रहा है। अगर नहीं लग रहा है तो वो शोकॉज नोटिस इशू करेगा, जिसका रिप्लाई मुझे करना पड़ेगा विद इन 7 डेज। ठीक है, इफ माई रिप्लाई टू दिस शोकॉज नोटिस इज सेटिस्फैक्ट्री देन माई अमेंडमेंट विल बी अप्रूव्ड, अदरवाइज माई अमेंडमेंट वुड बी रिजेक्टेड। ठीक है, 15-15-7-7। अभी यहाँ पर डीम अप्रूवल का प्रोविजन है। डीम अप्रूवल मीन्स व्हाट? इफ ऑफिसर फेल्स टू टेक एक्शन विद इन 15 डेज देन डीम अप्रूवल। इफ मेरे रिप्लाई करने के 7 दिन में उसने रिप्लाई नहीं किया, उसने रिप्लाई पढ़ा ही नहीं, देन डीम्ड अप्रूवल। आई होप दिस इज क्लियर। फिर यू कंप्लीट विथ अमेंडमेंट इन रजिस्ट्रेशन। ठीक है, नेक्स्ट वन, अमेंडमेंट इन नॉन कोर फील्ड्स। नॉन कोर फील्ड तो मैंने आप लोगों को बता दिया ऑलरेडी। नेक्स्ट इज कैंसलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन, वेरी इंपॉर्टेंट। इसके ऊपर क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा पूछ रहे हैं आजकल इंस्टीट्यूट। कैंसलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन। अब कैंसलेशन दो टाइप के होते हैं। पहला टाइप का कैंसलेशन होता है कि प्रॉपर ऑफिसर कर रहा है। सेकंड टाइप का कैंसलेशन होता है कि मैं खुद अप्लाई कर रहा हूँ। ठीक है, मैं कब अप्लाई करता हूँ? जब मेरा बिजनेस बंद हो गया, प्रोपराइटर का डेथ हो गया, ठीक है, डी मर्जर हो गया, मैं अब टैक्सेबल पर्सन नहीं रहा। ठीक है, इन सब केसेस में मैं खुद अप्लाई करता हूँ। प्रॉपर ऑफिसर कब रजिस्ट्रेशन कैंसिल करता है? इन फ्यू केसेस। ठीक है, कौन सा केसेस देखो नीचे पार्ट बी में आपको दिखेगा। आई एम नॉट कंडक्टिंग बिजनेस फ्रॉम अ डिक्लेयर्ड प्लेस ऑफ बिजनेस। मैंने रजिस्ट्रेशन लिया महाराष्ट्र में, पर मैं महाराष्ट्र से बिजनेस कर ही नहीं रहा हूँ, तो रजिस्ट्रेशन आपका कैंसिल हो सकता है। इशूज टैक्स इनवॉइस बिल ऑफ सप्लाई विदाउट एक्चुअल सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज। मैं टैक्स इनवॉइस इशू करे जा रहा हूँ पर मैं सप्लाई ऑफ गुड्स नहीं कर रहा हूँ और ऐसा ऑफिसर को पता चला है, तो रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो सकता है। इंडल्जेंस इन एंटी प्रॉफिटरिंग। एंटी प्रॉफिटरिंग मीन्स जीएसटी आने से अगर आपको टैक्सेस में फ़ायदा हो रहा है, तो जो आपको फ़ायदा हो रहा है यू हैव टू पास इट ऑन टू योर रेसिपिएंट। इफ़ यू आर नॉट passing on to the recipient and you are increasing your prices, it means you are indulging in anti-profiteering, and in case of anti-profiteering your registration can be cancelled. Next one, composition person not filing return for 3 consecutive tax period. टैक्स पीरियड क्या होता है कंपोजिशन के लिए? एनुअली। ठीक है, तो कंपोजिशन पर्सन जो 3 साल के लिए रिटर्न फाइल नहीं करेगा उसका रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर एक्चुअली स्टेटमेंट होना चाहिए CMP 08, क्योंकि 3 साल तक का टाइम लिमिट कौन देखते बैठेगा। ठीक है ना, तो हियर नॉर्मली होना चाहिए CMP 08, बट अब तक गवर्नमेंट को ये आइडेंटिफाई नहीं हुआ है, तो अब तक के लिए प्रोविजन ऐसा है 1 साल। ठीक है, पर टैक्स पीरियड जो होता है एनुअली कंपोजिशन के लिए, थ्री थ्री कंजिक्यूटिव टैक्स पीरियड्स के लिए अगर रिटर्न फाइल नहीं करता है कंपोजिशन पर्सन, देन हिज रजिस्ट्रेशन वुड बी लायबल टू बी कैंसल्ड। नेक्स्ट इज अदर देन कंपोजिशन पर्सन। अगर 6 महीने तक का रिटर्न फाइल नहीं करता है तो उसका रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो जाएगा। नेक्स्ट वन, अगर मैंने रजिस्ट्रेशन लिया, ठीक है, वॉलंटरीली लिया हो, कैसे भी लिया हो, एंड मैंने बिजनेस चालू ही नहीं किया, ठीक है, 6 मंथ्स तक। If I have not commenced my business within 6 months of obtaining registration, my registration would be liable to be cancelled. Next is if I am obtaining fraudulently registration, then my registration can be cancelled. Next is if I am not complying with the Rule 10A, it means I am not furnishing bank details to government within 45 days or due date to file return under section 39, whichever is earlier, then my registration would be liable to be cancelled. Okay. So whenever I am applying for registration or proper officer is cancelling the registration, the period during which the proceedings are going on, that during that period सस्पेंशन पीरियड वुड बी एप्लीकेबल। ठीक है, मेरा रजिस्ट्रेशन सस्पेंड हो जाएगा। ठीक, तो जब से मेरा मेरा एप्लीकेशन हुआ कैंसलेशन का, वेन एवर आई एम अप्लाइंग फॉर कैंसलेशन, ठीक है, तो मेरा सस्पेंशन पीरियड चालू हो जाएगा। अब ये सस्पेंशन पीरियड में मैं क्या नहीं कर सकता? मैं टैक्स इनवॉइस इशू नहीं कर सकता, सप्लाई नहीं कर सकता। ठीक है, सस्पेंशन पीरियड में, ठीक है, सस्पेंशन पीरियड में ये कुछ भी नहीं हो सकता है। देन जो सस्पेंशन पीरियड है इट विल end on the date of cancellation of registration. Okay, when a person applies for cancellation of registration, he was still filing nil returns. However, officer may suspend the registration if cancellation request is pending, meaning thereby person would not be required to file returns for that period and he shall not make any taxable supplies. Clear है? नेक्स्ट, अगर मेरा कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन खारिज हो गया, खारिज मतलब उसने रिजेक्ट कर दिया कैंसिलेशन, ओके, देन मेरा नॉर्मल रजिस्ट्रेशन में आ गया मैं वापस, देन दैट सस्पेंशन पीरियड विल बी एंडेड। ठीक है, दैट सस्पेंशन पीरियड विल बी एंडेड। क्लियर है? सो ड्यूरिंग दिस सस्पेंशन पीरियड आई वॉज नॉट डूइंग एनी सप्लाईज। क्लियर? So my suspension period will end on the date of rejection of my cancellation request.
अब जब मैं कैंसिलेशन करता हूँ तब मुझे रिवर्सल ऑफ आईटीसी करना है स्टॉक का, एंड कैपिटल गुड्स का भी रिवर्सल करना है। कैसे? पर 5% पर क्वार्टर करूँ क्या? नहीं, 5% पर क्वार्टर नहीं करना है, मुझे बैलेंस यूजफुल लाइफ इन मंथ्स के हिसाब से रिवर्सल करना पड़ेगा। आई होप दिस इज क्लियर। ओके, नेक्स्ट वन, प्रोसीजर फॉर कैंसिलेशन। ठीक है, प्रोसीजर है। अब इसमें आपको याद कैसे रखना है, अगर प्रॉपर ऑफिसर कैंसिल करना चाहता है तो उसको क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले शो कॉज नोटिस इशू करना पड़ेगा। उस शो कॉज नोटिस का रिप्लाई आपको 7 दिन में करना है। कैसे करना है? 7 दिन के अंदर अंदर उसको रिप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, 7 दिन में आप रिप्लाई करते हो 7 दिन में आप रिप्लाई करते हो और उसको सेटिस्फैक्ट्री लगता है तो वो ड्रॉप कर देगा प्रोसीडिंग्स। ठीक है, और अगर उसने आपका कैंसिलेशन ऑन अकाउंट ऑफ फेलियर टू फाइल रिटर्न्स के लिए किया है, ठीक है, फेलियर टू फाइल रिटर्न्स किया है, ठीक है, एंड आप उस 7 दिन में शोकॉज नोटिस को रिप्लाई करने के बजाय रिटर्न्स फाइलिंग कर देते हो तो उसको बाय डिफॉल्ट ड्रॉप करना पड़ेगा। क्लियर है? और अगर आपका रिप्लाई सेटिस्फैक्ट्री नहीं लगता उसको, या तो फिर आपने रिटर्न भी फाइल नहीं किया, देन इन दैट केस ही कैन कैंसल योर रजिस्ट्रेशन विद इन 30 days ऑफ रिप्लाई टू दैट शो कॉज नोटिस। आई होप दिस इज क्लियर नाउ। ओके, नेक्स्ट वन, कैंसलेशन बाय रजिस्टर्ड पर्सन। अगर मैं खुद कैंसिल करवाना चाहता हूँ मेरा रजिस्ट्रेशन, तो इन दैट केस मुझे क्या करना पड़ेगा? एप्लीकेशन करना पड़ेगा रजिस्ट्रेशन के लिए। अगर वो पर्सन अगर सॉरी अगर मेरे को कैंसिलेशन करना है रजिस्ट्रेशन के लिए तो मेरे को कैंसिलेशन के लिए अप्लाई करना है। कैंसिलेशन के लिए अप्लाई कितने दिन में करूंगा? 30 days फ्रॉम द इवेंट वारंटिंग कैंसिलेशन। ठीक है, प्रोपराइटर का डेथ हो गया तो प्रोपराइटर के डेथ होने के 30 days में कैंसिलेशन के लिए अप्लाई करना है। अगर प्रॉपर ऑफिसर को वो चीज़ प्रॉपर लगती है तो वो 30 days के अंदर अंदर कैंसिलेशन एक्सेप्ट करेगा, अदरवाइज कैंसिलेशन रिजेक्ट कर देगा। आई होप दिस इज क्लियर। सो हियर वी कंप्लीट विद कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन। नाउ रिवोकेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन। अब रिवोकेशन का मीनिंग समझो पहले तो। रिवोकेशन मीन्स टेकिंग बैक और विड्रॉइंग। ठीक है, रिवोकेशन ऑफ कैंसिलेशन मतलब कैंसिलेशन का नहीं करना, उसको बोलते हैं रिवोकेशन। क्लियर है? अब प्रॉपर ऑफिसर मेरा रजिस्ट्रेशन कैंसिल करने निकला है, ठीक है, पर मैं चाहता हूँ कि यार क्यों कैंसिल कर रहे हो, प्लीज़ मत करो कैंसिल। प्रॉपर ऑफिसर ने कैंसिलेशन ऑर्डर पास किया, ध्यान देना। प्रॉपर ऑफिसर जब कैंसिलेशन ऑर्डर पास करता है उसके बाद मेरा रिवोकेशन का पीरियड चालू होता है, ये रिवोकेशन का प्रोसीजर चालू होता है। ठीक है, रिवोकेशन के लिए मुझे कितने टाइम में अप्लाई करना है? तो आंसर इज 30 days फ्रॉम सर्विस ऑफ कैंसिलेशन ऑर्डर। मेरे को कैंसिलेशन ऑर्डर मिलने के 30 days के अंदर अंदर रिवोकेशन के लिए अप्लाई करना है। रिवोकेशन मतलब क्या? I will go to proper officer and I will say, please, please, please don't cancel my registration. Please revoke this cancellation. Okay, please do not cancel the registration. I will do whatever required. Please मैं करूँगा, आप कैंसिल मत करो। ठीक है, अब कैंसिल करने का रीज़न अगर है आपका रिटर्न फेलियर, रिटर्न फाइलिंग फेलियर, इफ द रीज़न फॉर कैंसिलेशन इज फेलियर टू फाइल रिटर्न, then before applying for revocation of registration you have to first file returns and then payment of taxes करना पड़ेगा, and then ही आप रिवोकेशन के लिए अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, ओके। अगर आप लोग रिवोकेशन के लिए अप्लाई करते हो आफ्टर फाइलिंग रिटर्न्स एंड पेमेंट ऑफ टैक्सेस, एक्सेप्ट योर रिवोकेशन एंड यू विल बी नाउ अ नॉर्मल पर्सन वंस अगेन। क्लियर है? नेक्स्ट इज इफ योर कैंसलेशन इज फ्रॉम अ रिट्रोस्पेक्टिव डेट। अगर आपका रिट्रोस्पेक्टिव डेट से कैंसिल हुआ है, ठीक है, कैंसिलेशन ऑर्डर आया है एग्जाम्पल 31 जनवरी का, बट इन दैट इट इज रिटर्न कि फ्रॉम 1 अक्टूबर इट इज कैंसल्ड। ओके, सो इफेक्टिव डेट ऑफ कैंसिलेशन क्या हुआ? 1 अक्टूबर। व्हाट इज योर इफेक्टिव डेट ऑफ कैंसिलेशन? इट इज 1 अक्टूबर। इफेक्टिव डेट ऑफ कैंसिलेशन इज 1 अक्टूबर। तो इन दिस केस 31 अक्टूबर से मेरे को 30 days में फाइलिंग करना है रिवोकेशन ऑफ कैंसिलेशन का एप्लीकेशन। क्लियर है? ओके, अब सबसे इंपॉर्टेंट बात आपको बताने जा रहा हूँ, बहुत ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से सुनना। ठीक है, अब मेरे को रिवोकेशन फाइल करना है। क्लियर? ध्यान दो, पीरियड लिख रहा हूँ यहाँ पर। 1 अक्टूबर 2020, दिस इज द पीरियड, दिस इज द डेट ऑन विच माई रजिस्ट्रेशन वॉज कैंसल्ड। रजिस्ट्रेशन मेरा कैंसिल हो चुका। ठीक है, माई रजिस्ट्रेशन वॉज कैंसिल। मैं रिवोकेशन के लिए अप्लाई कर लेता हूँ विद इन 30 days। विद इन 30 days आई एम अप्लाइंग फॉर रिवोकेशन।
एंड मेरा रिवोकेशन एक्सेप्ट हो जाता है, माई रिवोकेशन गेट्स एक्सेप्टेड, रिवोकेशन मेरा एक्सेप्ट हो गया, प्रॉपर ऑफिसर ने रिवोकेशन को एक्सेप्ट कर लिया, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने रिवोकेशन के लिए अप्लाई किया और रिवोकेशन मेरा एक्सेप्ट हो चुका, ठीक है। इधर है अपन, ठीक है। मेरा कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन यहाँ पर एक्सेप्ट हो चुका, एंड फॉर एग्जांपल इट इज़ एक्सेप्टेड ऑन से 2 नवंबर, नहीं 2 नवंबर तो नहीं, जान दो, थोड़ा लेट लेता हूँ। फॉर एग्जांपल 30 नवंबर, ठीक है। 30 नवंबर को ये कैंसिलेशन एक्सेप्ट हो चुका, ठीक है। सो इन दिस केस डेट ऑफ कैंसिलेशन से लेकर के टू डेट ऑफ रिवोकेशन ऑफ कैंसिलेशन इस पीरियड के दरमियान के जितने भी रिटर्न्स है, आई हैव टू फाइल विद इन 30 days फ्रॉम डेट ऑफ रिवोकेशन ऑफ कैंसिलेशन, ठीक है। 30 days फ्रॉम डेट ऑफ रिवोकेशन ऑफ कैंसिलेशन, मतलब इन दिस केस मेरे को अक्टूबर और नवंबर इन दोनों का रिटर्न्स कब तक फाइल करना है, 30 दिसंबर तक, ठीक है। 30 दिसंबर तक, क्लियर हुई बात। हाउएवर इफ इट इज कैंसल्ड फ्रॉम अ रिट्रोस्पेक्टिव डेट, मतलब 1 अक्टूबर को कैंसिल किया उसने, बट ही हैज कैंसल्ड फ्रॉम 1 सितंबर, ठीक है। इस दिन से कैंसिल हुआ है, पर इस दिन को कैंसिल हुआ है, ऑन दिस डेट कैंसिलेशन ऑर्डर वॉज पास्ड, ठीक है। बट द इफेक्टिव डेट ऑफ कैंसिलेशन इज दिस डेट, इफेक्टिव डेट ऑफ कैंसिलेशन, ठीक है। आगे का सब कुछ सेम, मैंने रिवोकेशन के लिए अप्लाई किया विद इन 30 days ऑफ 1 अक्टूबर, ठीक है। एंड मेरा फाइनल रिवोकेशन ऑफ कैंसिलेशन एक्सेप्ट हो गया, मतलब आपका कैंसिलेशन नहीं होगा अब, ठीक है। उसने बोला कि ठीक है कैंसिलेशन नहीं करता हूँ, जाने दो, ठीक है। तो इन दिस केस इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन से लेकर के 30 सितंबर तक का रिटर्न्स आपको फाइल करना है विद इन 30 days ऑफ डेट ऑफ रिवोकेशन ऑफ कैंसिलेशन, क्लियर है। यहाँ पर अपन 110 से करते थे, यहाँ पर 19 से करेंगे। आई होप दिस इज क्लियर, ठीक है। अब रिवोकेशन का टाइमलाइंस एक बार आप लोग समझ लो, रिवोकेशन का टाइमलाइंस क्या है एक बार ध्यान दो। आपने 30 days के अंदर उसको अप्लाई करना है, ठीक है। 30 days के अंदर अप्लाई करने के बाद वो 30 days में चेक करेगा, एक्सेप्ट एक्सेप्ट करूँ कि रिजेक्ट कर दूँ, ठीक है। रिजेक्ट नहीं करेगा, वो शोकॉज नोटिस इशू करेगा। अगर एक्सेप्ट किया तो आपका रिवोकेशन फॉर कैंसिलेशन इज एक्सेप्टेड। अगर उसको प्रॉपर नहीं लगता है तो ही विल इशू अ शोकॉज नोटिस विच हैज़ टू बी रिप्लाइड विद इन 7 days, बाय अ रजिस्टर्ड पर्सन, ठीक है। उसके रिप्लाई करने के उसके रिप्लाई के 30 days में उसको वापस देखना है कि प्रॉपर सेटिस्फैक्टरी रिप्लाई है कि नहीं। अगर है तो रिवोकेशन एक्सेप्ट हो जाएगा, अगर नहीं है तो रिवोकेशन रिजेक्ट हो जाएगा एंड आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो जाएगा। आई होप दिस इज क्लियर। सो यू विल कंप्लीट विथ रिवोकेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन, ओके। नेक्स्ट इज रूल 12(1)(a) फॉर टैक्स डिडक्टर्स एंड टैक्स कलेक्टर्स। अपना जीएसटी में हम लोग क्या रजिस्टर करते हैं, प्लेस ऑफ बिजनेस। क्या रजिस्टर करते हैं, प्लेस ऑफ बिजनेस हम लोग रजिस्ट्रेशन करते हैं, ठीक है। तो जो ऐसे पर्सन होते हैं जिनका प्लेस ऑफ बिजनेस ही नहीं होता पर वो लोग बिजनेस करते हैं, कौन लोग होते हैं ऐसे, टैक्स डिडक्टर, टैक्स कलेक्टर, ठीक है। ई कॉमर्स ऑपरेटर, एग्जाम्पल ई कॉमर्स ऑपरेटर। तो ई कॉमर्स ऑपरेटर अगर महाराष्ट्र में रजिस्टर्ड है, ठीक है, बट उसके थ्रू दिल्ली का कोई सप्लायर अप्लाई कर रहा है टू अ कस्टमर लोकेटेड इन दिल्ली, ठीक है। तो जो टैक्स कलेक्ट उसको करना है वो कौन सा करना होता है, दिल्ली का CGST SGST। आई होप दिस इज क्लियर। इफ ई कॉमर्स इज रजिस्टर्ड इन महाराष्ट्र, ई कॉमर्स इज नॉट हैविंग एनी प्लेस ऑफ बिजनेस इन दिल्ली, ओके, बट ई कॉमर्स ऑपरेटर का साइट है वो ऑल ओवर इंडिया विजिबल है, ठीक है। सो ई कॉमर्स के वेबसाइट से दिल्ली के सप्लायर ने दिल्ली के कंज्यूमर को सेल किया, ठीक है। तो इन दिस केस ई कॉमर्स ऑपरेटर को कौन सा टैक्स कलेक्ट करना है, किससे कलेक्ट करना है, दिल्ली के सप्लायर से दिल्ली का CGST SGST कलेक्ट करना है। और किसको पे करना है, दिल्ली गवर्नमेंट को। अब दिल्ली गवर्नमेंट को पे करना है तो दिल्ली में रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, ठीक है। अब रजिस्ट्रेशन होने के लिए क्या होना चाहिए, फिजिकल प्लेस ऑफ बिजनेस और फिक्स्ड एस्टेब्लिशमेंट। अब दोनों ही नहीं है मेरा, तो क्या मैं पेमेंट नहीं करूँ, कैसे करूँ। तो आंसर इज द गवर्नमेंट प्रोवाइड द सोल्यूशन बाय रूल 12(1)(a). Rule 12(1)(a) says that even if you are not having the place of business, you can still file the returns and pay taxes by filling Part A of the registration, ठीक है। मतलब एग्जांपल यहाँ पर दिल्ली में आपको रजिस्ट्रेशन चाहिए था, तो पार्ट ए में आप दिल्ली का नाम डालो, एंड पार्ट बी जहाँ पर आपका ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन है दैट इज महाराष्ट्र, पार्ट बी में वो डालो।
एंड आप इस तरीके से दिल्ली में रजिस्ट्रेशन ऑब्टेन कर सकते हो विदाउट ऑब्टेनिंग फिजिकल प्लेस ऑफ बिजनेस और फिक्स। आई होप दिस इज क्लियर। हियर वी कंप्लीट विथ रूल 12(1)(a). नाउ सम इंपॉर्टेंट प्रोविजंस फॉर आईबीसी, इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड। इसके रिलेटेड एक स्पेशल प्रोसीजर आया हुआ था, ठीक है, वो प्रोसीजर यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले। सॉरी, अभी प्रोसीजर ना मैं आपको वाइट बोर्ड पे एक्सप्लेन करता हूँ ताकि फटाफट भी हो जाए और मज़ा भी है आपको। ओके, तो ये प्रोसीजर लाया क्यों गया, पहली बात तो वो समझो। वाई दिस प्रोसीजर इज इंट्रोड्यूस्ड। सपोजिंगली एक इनसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोफेशनल है, ठीक है, एक कॉर्पोरेट डेटर है। कॉर्पोरेट डेटर का मतलब क्या होता है? ऐसा पर्सन जो जो अपना डेट्स या कुछ पेमेंट नहीं कर पाता है और 1 लाख के ऊपर का वो डिफॉल्ट कर रहा है, ठीक है। सो द creditor, financial creditor और द ऑपरेशनल creditor कैन अप्लाई टू एनसीएलटी फॉर रिजोल्यूशन प्रोसेस। ये होता है, ये कॉर्पोरेट लॉ में आप सीखोगे, ठीक है। तो ये होता है कॉर्पोरेट डेटर। कॉर्पोरेट डेटर मतलब जो पर्सन पे नहीं कर पा रहा है। अब कॉर्पोरेट डेटर जो होता है, इसने एग्जाम्पल 1 अक्टूबर से लेके 30 दिसंबर तक के रिटर्न्स उसने फाइलिंग किए ही नहीं, ठीक है। अब कॉर्पोरेट रेजोल्यूशन प्रोसेस इनिशिएट हो रहा है, कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस, शॉर्टली रेफर्ड एज सीआईआरपी प्रोसेस, ठीक है। सीआईआरपी प्रोसेस अब इनिशिएट होने वाला है, ओके। सो दिस इज कॉल्ड एज प्री सीआईआरपी ड्यूस, प्री सीआईआरपी ड्यूस, ओके। ये होता है प्री सीआईआरपी ड्यूस। अब आईआरपी जब आएगा, ठीक है, तब उसको रिटर्न्स फाइलिंग करना पड़ेगा फ्रॉम द पीरियड 1 जनवरी, ठीक है, 1 जनवरी से उसको रिटर्न फाइलिंग करना पड़ेगा। तो जीएसटी में एक कंसेप्ट था, अगर आप पिछला रिटर्न फाइल नहीं करते हो तो आपको आगे का रिटर्न फाइल करने नहीं मिलेगा, ठीक है। बट दिस वाज क्रिएटिंग अ प्रॉब्लम फॉर इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोफेशनल। वो खुद भी फाइल नहीं कर पाता था ड्यू टू हिज कॉर्पोरेट डेटर नॉट फाइलिंग द रिटर्न्स। तो गवर्नमेंट सेड दिस सीआईआरपी हैज़ टू ऑब्टेन अ न्यू रजिस्ट्रेशन। आप नया रजिस्ट्रेशन लो और आप ड्यूरिंग दिस सीआईआरपी पीरियड का रिटर्न फाइलिंग करो। You are not responsible for filing returns for pre-CIRP period. It is at your option, but you are required to file the returns for this CIRP period. क्लियर है? ये आपको रिटर्न फाइलिंग करना पड़ेगा। तो कैसे करोगे आप? नया रजिस्ट्रेशन लेकर के आपको करना पड़ेगा। तो दिस इज, अब नया रजिस्ट्रेशन तो मैं ले लूँगा, ठीक है। अब आगे प्रॉब्लम क्या आने वाली है, ध्यान दो। जो मेरे को क्रेडिट लेना है, अगर मेरे को कोई क्रेडिट लेना है, ठीक है, इनवॉइसेस किसके नाम पे आएगा? मैं परचेस तो कर रहा हूँ, रिटर्न फाइल नहीं कर रहा हूँ, परचेस कर रहा हूँ, ठीक है। अब मैंने रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई किया है, IRP हैज़ अप्लाइड फॉर रजिस्ट्रेशन, IRP अप्लाइड। अप्लाई करने के एग्जाम्पल 20 दिन में रजिस्ट्रेशन आ गया, ठीक है। तो ये 20 दिन तक, ठीक है, 20 दिन क्या है? 20 दिन इज अ पीरियड फ्रॉम टू अपॉइंटमेंट ऑफ IRP टू डेट ऑफ ग्रांट ऑफ रजिस्ट्रेशन, ठीक है, डेट ऑफ ग्रांट ऑफ रजिस्ट्रेशन, ये पीरियड है। अब इस पीरियड के दरमियान जो भी मैंने परचेस किया है, दैट इज कॉर्पोरेट डेटर ने परचेस किया है, इस पे जीएसटी नंबर किसका होगा? जीएसटी नंबर किसका होगा, बताओ मेरे को। मेरे सप्लायर के पास जीएसटी नंबर किसका था? कॉर्पोरेट डेटर का था। नया जो नंबर है वो तो मेरे को बाद में आया है ना, वो नंबर था ही नहीं उन लोग के पास। सो इफ इनवॉइसेस आर रिसीव्ड इन द नेम ऑफ erstwhile corporate debtor, erstwhile GST registration, then also IRP can avail input tax credit of these invoices, okay, subject to other conditions except section 16(4). मतलब टाइम लिमिट का जो बैरियर है, दैट इज 30 सितंबर और एक्चुअल डेट ऑफ फाइलिंग रिटर्न, इट इज नॉट एप्लीकेबल इन दिस केस फॉर दिस 20 days। और रूल 36(4) भी यहाँ पर एप्लीकेबल नहीं होगा। इसका रीज़न ये है कि सामने वाला जो सप्लायर है वो रिटर्न जब फाइल करेगा तभी रिटर्न में किसका जीएसटी नंबर डालेगा? कॉर्पोरेट डेटर का, नॉट ऑफ IRP, ठीक है ना। तो इसमें किसके जीएसटी या 2A में दिखने वाला है? कॉर्पोरेट डेटर के। IRP के 2A में नहीं दिखेगा। तो ऑब्वियसली नहीं दिखेगा तो क्रेडिट ना लेके वो क्रेडिट ले, क्यों? क्योंकि दिस रूल 36(4) इज एन एक्सेप्शन। क्लियर हो गई बात? ओके। एंड दिस 20 days का सेल
या फिर इन एंड दिस 20 डेज का परचेज हैज़ टू बी फाइल्ड इन द फर्स्ट रिटर्न बाय IRP। आई होप दिस इज क्लियर, समझ में आ गई ये बात। दिस इज बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ IRP। अब अपन चार्ट्स में चलते हैं वापस, थोड़ा ऊपर से रीडिंग कर लेते हैं। प्री CIRP ड्यूज। अब प्री CIRP ड्यूज की हम बात करें तो जो GST डिपार्टमेंट है, ही हैज़ टू सबमिट हिज क्लेम बिफोर NCLT। NCLT को उसको क्लेम सबमिट करना पड़ेगा, बाद में वो एज अ ऑपरेशनल डेट माना जाएगा, ठीक है। तो IBC में जैसे जैसे पैसा मिलेगा तो उसको डिस्ट्रीब्यूट करते जाना है, वो एक सीक्वेंस है पूरा, ठीक है। आई डोंट रिमेंबर द एग्जैक्ट सीक्वेंस, वो एक सीक्वेंस है पूरा, उस सीक्वेंस में उसको पेमेंट करना है। तो इनकम टैक्स आएगा, फिर GST आएगा, वो सब उसको लाइन में पेमेंट करना है। वर्क्समैन सैलरी, वर्कमैन फंड, स्टैचुरी लायबिलिटी, बाद में लास्ट में इक्विटी शेयर होल्डर आता है, उतना मेरे को याद है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट इज शुड द GST रजिस्ट्रेशन ऑफ कॉर्पोरेट डेटर बी कैंसल्ड। क्या डेटर, कॉर्पोरेट डेटर जो जिसने डिफॉल्ट किया है उसका रजिस्ट्रेशन कैंसिल करें क्या? सो गवर्नमेंट हैज क्लैरिफाइड दैट हिज रजिस्ट्रेशन शुड नॉट बी कैंसल्ड बिकॉज CIRP प्रोसेस हैज बीन इनिशिएटेड। अगर कैंसिलेशन ऑर्डर आ चुका है तो आप रिवोकेशन के लिए अप्लाई करो। रिवोकेशन में कितने दिन में अप्लाई करोगे? 30 डेज में। क्लियर है? ओके, नेक्स्ट, IRP क्या लायबल है प्री CIRP पीरियड का रिटर्न फाइल करने के लिए? आंसर इज नो, ही इज नॉट लायबल, ठीक है। नेक्स्ट इज कॉर्पोरेट डेटर को नया रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा क्या? तो आंसर इज टू वेज, ध्यान देना, आंसर दो तरीके से है इसका। अगर कॉर्पोरेट डेटर ने अपॉइंटमेंट ऑफ रेजोल्यूशन प्रोफेशनल के पहले के सब रिटर्न्स फाइल किए हुए, देन IRP को नया रजिस्ट्रेशन नहीं लेना है। अगर पिछले रिटर्न्स बाकी है देन IRP को नया रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा, ठीक है। और ये 30 डेज वाला जो है वो मैं अभी नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि ये 30 डेज वाला इट वॉज फॉर अ इनिशियल पीरियड, ठीक है। जब ये नोटिफिकेशन आया था तभी के लिए था वो, सो आज की तारीख पे इसका रिलेवेंस ज़्यादा नहीं है। पॉइंट नंबर 6, पॉइंट नंबर 7 हमने ऑलरेडी डिस्कशन कर लिया है, ठीक है। नेक्स्ट, पॉइंट नंबर 8, इफ IRP और RP मतलब रेजोल्यूशन प्रोफेशनल, IRP मतलब इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन इंटरिम रेजोल्यूशन प्रोफेशनल, ठीक है। इंटरिम रेजोल्यूशन प्रोफेशनल एंड रेजोल्यूशन प्रोफेशनल। इंटरिम रेजोल्यूशन प्रोफेशनल क्या होता है? एक प्रोविजनल पीरियड के लिए अपॉइंट होता है, बाद में कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स उसको अपॉइंट करते हैं, देन वो बनता है रेजोल्यूशन प्रोफेशनल। क्लियर है? इंटरिम एंड वो फाइनल, ऐसा समझो उसको। वही पॉइंट नंबर 8 क्या बोलता है? इफ एनी अमाउंट इज डिपॉजिटेड इन कैश लेजर बाय IRP इन एग्जिस्टिंग रजिस्ट्रेशन, ठीक है। ये नोटिफिकेशन आने से पहले अगर किसी IRP ने कैश लेजर में पैसा डाला टू फाइल द रिटर्न्स, ठीक है। रिटर्न फाइल करने के लिए क्या करना पड़ेगा? पेमेंट करना पड़ेगा। पेमेंट करने के लिए क्या करना पड़ेगा? ई कैश लेजर में पैसा डालना पड़ेगा। तो IRP ने ई कैश लेजर में पैसा डाला है, ठीक है, एंड देन ये नोटिफिकेशन आ गया। तो जो पैसा IRP ने डाला हुआ है, ठीक है, that amount can be claimed as a refund by that IRP। I hope this is clear। एंड जो अपना सर्कुलर, मास्टर सर्कुलर है रिफंड का, सर्कुलर नंबर 125, इट विल बी एप्लीकेबल इन दिस केस ऑल्सो। ये विल बी कंप्लीट विथ IRP प्रोसीजर। नेक्स्ट, आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग पॉइंट, ये आप लोग रीड कर लो। इसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं ये बता देता हूँ। अगर आप इंटर स्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स करते हो एंड यू आर एग्जेम्प्ट सर्विस, एग्जेम्प्ट गुड्स प्रोवाइडर, ठीक है, आप एग्जेम्प्ट सप्लाई कर रहे हो इंटर स्टेट। अब एक जगह पर गवर्नमेंट ने क्या बोला? इंटर स्टेट सप्लायर ऑफ गुड्स को कंपलसरी रजिस्ट्रेशन लेना, ठीक है। और एक जगह पे क्या बोलता है? एग्जेम्प्ट सप्लायर को रजिस्ट्रेशन नहीं लेना। तो यहाँ पर कौन सा प्रोविजन प्रीवेल करेगा? आंसर इज इट विल बी सेक्शन 23 विच विल बी प्रीवेल्ड। ओके, क्यों? सेक्शन 24 जो बोलता है इंटर स्टेट सप्लाई के लिए कंपलसरी रजिस्ट्रेशन, इट इज ओवर राइडिंग द सेक्शन 22, नॉट सेक्शन 23, ठीक है। एग्जेम्पशन फॉर इंटरस्टेट फॉर एग्जेम्प्ट सप्लायर इज कमिंग फ्रॉम सेक्शन 23, नॉट सेक्शन 22। अगर वो सेक्शन 22 से आता तो उसको ओवरराइड कर जाता, और सेक्शन 22 से ना आते हुए सेक्शन 23 से आ रहा है, तो सेक्शन 24 इज नॉट ओवरराइडिंग सेक्शन 23। आई होप दिस इज क्लियर। नेक्स्ट इज आधार ऑथेंटिकेशन प्रोसेस, दिस इज ऑल्सो द अमेंडमेंट। ये पिछली बार अमेंडमेंट आया था और इस बार अमेंडमेंट में भी चेंजेस आया, तो ये प्रोविजन डिस्कस कर लेते हैं अपन। दिस इज बेसिकली डिवाइडेड इंटू 4 पार्ट्स, सेक्शन 25(6)(a), 25(6)(b), 25(6)(c), 25(6)(d). 25(6)(a) स्पेसिफाइज आधार ऑथेंटिकेशन फॉर ऑलरेडी रजिस्टर्ड पर्सन। जो पर्सन ऑलरेडी GST में रजिस्टर्ड है उनका आधार ऑथेंटिकेशन कैसे करना है, उसका प्रोसीजर अब तक नोटिफाई नहीं हुआ है, ठीक है। प्रैक्टिकली आप जब लॉगिन करते हो तब आपको एक टैब आता है,
उसमें लिखा होता है रिमाइंड मी लेटर और डू अदर ऑथेंटिकेशन। उसमें जो आपके प्रमोटर्स होते हैं या डायरेक्टर होते हैं, उनको लिंक जाता है, उस लिंक को एक्सेप्ट करना है एंड देन उधर आधार नंबर डालना है, आपको ओटीपी आएगा एंड UIDAI से वो रजिस्ट्रेशंस वो जो डिटेल्स होंगी वो वेरीफाई हो जाएंगी। नेक्स्ट वन, सेक्शन 25(6)(b) and 25(6)(c). 25(6)(b) and 6(c) are for new registrations. 25(6)(b) is for individual as a new registration, that is proprietor. 25(6)(c) is for other than proprietor। ठीक है, अगर प्रोपरेटर हो आप, आपको आधार ऑथेंटिकेशन करवाना पड़ेगा। ठीक है, अब जब आप आधार ऑथेंटिकेशन करवाते हो तब आपका जो एप्लीकेशन डेट होता है, एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन, ठीक है, ये क्या डेट होता है ध्यान देना। एज पर रूल 8(4)(a), डेट ऑफ ऑथेंटिकेशन, जो दिन आपका आधार ऑथेंटिकेशन हुआ वो दिन, और 15 days फ्रॉम सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन, विच एवर इज अर्लियर विल बी योर एप्लीकेशन डेट। ठीक है, ऐसा माना जाए कि आपने तभी अप्लाई किया, उसके बाद से वो सारे प्रोसीजर चालू होंगे। जो 3377 मैंने बोला था ना, 3377, जो 3 था वो डेट ऑफ सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन से है। ठीक है, एंड डेट ऑफ सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन इज एज फॉलोस, जो 8(4)(a) दिख रहा है आप लोग को, दिस इज द डेट ऑफ एप्लीकेशन। क्लियर है? अगर आधार ऑथेंटिकेशन आप लोग कर रहे हो, यू हैव ऑप्टेड फॉर आधार ऑथेंटिकेशन, इन दैट केस date of submission, date of other authentication or 15 days from the submission of application, whichever is earlier is the date of application submission। क्लियर है? अगर आधार ऑथेंटिकेशन आप नहीं करते हो, ठीक है, आप फेल हो जाते हो आधार ऑथेंटिकेशन में, या तो आप ऑप्ट इन नहीं करते हो, तो आपका फिजिकल प्लेस ऑफ बिजनेस वेरिफिकेशन होगा। ठीक है, और उसमें GST RAG 03 इशू होगा। GST RAG 03, इट कैनॉट बी इशूड, इट कैनॉट बी इशूड आफ्टर 21 days फ्रॉम डेट ऑफ सबमिशन। क्लियर है? नेक्स्ट इज आपका फिजिकल वेरिफिकेशन होगा एज पर रूल 25, एंड फिजिकल वेरिफिकेशन होने के 15 दिन में प्रॉपर ऑफिसर को वेरिफिकेशन रिपोर्ट सबमिट करना पड़ेगा इन REG 30। क्लियर है? नेक्स्ट इज, अगर आधार ऑथेंटिकेशन आपका हो गया है, ठीक है, तो प्रॉपर ऑफिसर को 3 दिन में अप्रूव या रिजेक्ट करना है। अगर 3 दिन में अप्रूव कर लेता है तो ओके, 3 दिन में अप्रूव नहीं करता है तो उसको शोकॉज नोटिस इशू करना पड़ेगा। क्लियर है? उसका रिप्लाई मेरे को 7 दिन में करना पड़ेगा। ठीक है, उसके 7 दिन में वो वापस से एक्सेप्ट करेगा। जो हमने उधर सीखा था वही यहाँ पर लिखा हुआ है इन रूल 9। क्लियर है? सम पर्सन आर नॉट रिक्वायर्ड टू डू अदर ऑथेंटिकेशन। कौन है वो लोग? जो लोग इंडिया के सिटीजन्स नहीं है, क्योंकि उनके पास पैन आधार कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, पर्सन अदर देन इंडिविजुअल एंड ऑथोराइज सिग्नेटरी ऑफ ऑल टाइप्स। ठीक है, अदर देन इंडिविजुअल और ऑथोराइज सिग्नेटरी ऑफ ऑल टाइप्स, इन लोग को करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, एंड कर्ता ऑफ हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, HUF का कर्ता है जो, उसको आधार ऑथेंटिकेशन करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, हियर वी कंप्लीट विथ एंटायर चैप्टर ऑफ रजिस्ट्रेशन। इसमें एक हाथ दो क्वेश्चन अपन देख लेते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट लगे तो। महादेव एंटरप्राइज, यस, दिस इज द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 12, महादेव एंटरप्राइज, अ सोल प्रोप्राइटरशिप, ओपनड अ शॉपिंग कॉम्प्लेक्स इन द डीलिंग सप्लाई ऑफ गुड्स एट मल्टीपल लोकेशन, हिमाचल, उत्तराखंड एंड त्रिपुरा, इन 3 जगह पे उसने ओपन किया है। ठीक है, हिमाचल प्रदेश में उसका टर्नओवर है 22,50,000, उत्तराखंड में, अभी अलग अलग टाइप के टर्नओवर है। ठीक है ना? इंटरस्टेट सॉरी इंट्रास्टेट टैक्सेबल गुड्स हिमाचल में कितना है? 22,50,000। नेक्स्ट इज इंट्रास्टेट सेल ऑफ एग्जेम्प्टेड गुड्स, त्रिपुरा में है 6 लाख। ठीक है, इंट्रास्टेट टैक्सेबल गुड्स त्रिपुरा में है 7 लाख। इंटरेस्ट रिसीव्ड, दैट इज एग्जेम्प्ट इनकम, इज इन त्रिपुरा 60,000। सेल ऑफ नॉन टैक्सेबल गुड्स 21 lakhs इन उत्तराखंड। क्लियर है? अब टोटल टर्नओवर उसका होता है 57,50,000। अब उसको रजिस्ट्रेशन लेना है कि नहीं लेना है, ये सब हमको डिस्कशन यहाँ पर करना है। ठीक है, अब आप लोग एक बात समझो, जो पर्सन एग्जेम्प्ट सप्लाईज कर रहा है, एक्सक्लूसिवली एग्जेम्प्ट सप्लाई कर रहा है उस स्टेट्स में, ठीक है, उस स्टेट में उसको रजिस्ट्रेशन लेना नहीं है। ठीक है, अब एग्जेम्प्ट सप्लाई की डेफिनेशन की हम बात करें तो एग्जेम्प्ट सप्लाईज इंक्लूड, क्या क्या इंक्लूड करते बोलो? होली एग्जेम्प्ट, नॉन GST, ठीक है, होली एग्जेम्प्ट, नॉन GST सप्लाईज, ठीक है, एंड होली एग्जेम्प्ट, नॉन GST एंड नॉन टैक्सेबल, ये 3 इंक्लूड करते हैं। ओके, सो यहाँ पर अपने केस में आ जाओ आप। अपने केस में टोटल टर्नओवर कितना है? 57,50,000।
अब मैंने आप लोग को क्या बोला था, आपको क्या चेक करना है, सबसे पहले चेक करो 40 लाख का लिमिट एप्लीकेबल है क्या। 40 लाख का लिमिट एप्लीकेबल क्यों नहीं होगा, क्योंकि त्रिपुरा यहाँ पर आ चुका है। क्लियर है, त्रिपुरा यहाँ पर आ चुका है, यहाँ पर 40 लैक्स का लिमिट एप्लीकेबल नहीं होगा। आई होप दिस इज क्लियर। ओके, सो क्या 20 लैक्स का होगा, आंसर इज नो, क्योंकि त्रिपुरा है इधर, तो ऑब्वियसली 10 लाख का लिमिट अप्लाई होगा। ठीक है, सिंस एग्रीगेट टर्नओवर इज एक्सीडिंग ₹10 लाख, you have to take registration in such states where you are providing taxable supplies. तो इन हिमाचल यू आर प्रोवाइडिंग टैक्सेबल सप्लाईज, यहाँ पर रजिस्ट्रेशन लेना है। उत्तराखंड में आप लोग नॉन टैक्सेबल कर रहे हो तो यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नहीं लेना है, और यहाँ पर रजिस्ट्रेशन लेना है क्योंकि आप लोग टैक्सेबल प्लस एग्जेम्प्ट कर रहे हो। आई होप दिस इज क्लियर। व्हाट इज द सेकंड रिक्वायरमेंट ऑफ द क्वेश्चन, ध्यान दो। इफ महादेव एंटरप्राइज इज डीलिंग इन एक्सक्लूसिवली टैक्सेबल सप्लाई ऑफ गुड्स फ्रॉम ओनली हिमाचल प्रदेश, अगर हिमाचल प्रदेश से वो सिर्फ और सिर्फ टैक्सेबल सप्लाई करता है, सिर्फ और सिर्फ टैक्सेबल सप्लाई मतलब एग्जाम भी नहीं कर रहा है, एग्जाम सर्विस भी नहीं कर रहा है, कुछ भी नहीं, एंड त्रिपुरा और उत्तराखंड में उसका बिजनेस भी नहीं, तो कितने का लिमिट अप्लाई होगा। तो आपको सबसे पहला ये चेक करना है कि क्या हिमाचल प्रदेश उस एक्सेप्शन वाली स्टेट में आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो यहाँ पर हम देखेंगे, हमने ऑलरेडी देखा हुआ था, MNS टप्पू उसका कोड हमने रखा हुआ है। ठीक है, यहाँ पर चेक करो, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, पौंडीचेरी, सिक्किम, तेलंगाना, त्रिपुरा, उत्तराखंड, यहाँ पर है क्या, हिमाचल है क्या इधर, आंसर इज नो, हिमाचल इज नॉट देयर। तो आपको 40 लैक्स का बेनिफिट मिल जाएगा। आई होप दिस इज क्लियर। क्लियर है, नेक्स्ट, अगर आप गुड्स भी सप्लाई कर रहे हो, सर्विस भी कर रहे हो हिमाचल से, तो आपको क्या 40 लाख का लिमिट मिलेगा, आंसर इज नहीं मिलेगा। क्यों, क्योंकि आप गुड्स और सर्विस दोनों कर रहे हो। नेक्स्ट इज, क्या हिमाचल स्पेशल कैटेगरी स्टेट में आता है, आंसर इज नो, नहीं आता, तो यहाँ पर 20 लैक्स का लिमिट एप्लीकेबल हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, इफ महादेव एंटरप्राइज इज डीलिंग इन exclusive supply of goods from Himachal Pradesh and also has made inter-state supplies of taxable amounting to 4 lakh। ठीक है, इसमें क्या लिख रहा है, हिमाचल प्रदेश से सिर्फ और सिर्फ टैक्सेबल कर रहे हो, एंड इंटर स्टेट भी आप करते हो 4 लाख का। जब भी आप इंटर स्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स करते हो तभी आपको कंपलसरी रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, irrespective of your turnover। Here we complete with entire GST along with 1 or 2 questions and some examples as well. I hope you liked this session a lot. अब यहाँ पर क्विक फायर रिवीजन का कोई मतलब नहीं बनता है, क्योंकि ऑलरेडी मैंने काफ़ी क्विक फायर तरीके में ही किया है। क्या करे, करना है, चलो कर लेते हैं। अगली बार क्या पता कब अवसर है, सुन लो ध्यान से। Every supplier has to take registration in such states where he is providing taxable supplies, provided his aggregate turnover exceed ₹20 lakhs or ₹10 lakh in special category states. There are 4 special category states, NMMT बोलो इसको या TNMM बोलो, त्रिपुरा, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। What is added in aggregate turnover? All taxable supplies or interstate supply or all export supplies। ठीक है, all exempt supplies। ठीक है, क्या नहीं ऐड होगा, GST कंपोनेंट ऐड नहीं होगा। अगर एजेंट सप्लाई करता है, इंडिपेंडेंट एजेंट, तो एजेंट के टर्नओवर में वो चीज़ें ऐड होंगी। अगर जॉब वर्कर सप्लाई करता है ऑन बिहाफ ऑफ प्रिंसिपल, इट विल बी एडेड इन द टर्नओवर ऑफ प्रिंसिपल। ठीक है, एंड जॉब वर्कर अगर सर्विस दे रहा है तो जॉब वर्कर का जो सर्विस चार्जेस है वो जॉब वर्कर के टर्नओवर में ऐड होगा। क्लियर है, मेरे को हर उस स्टेट में रजिस्ट्रेशन लेना है जहाँ से मैं टैक्सेबल सप्लाई करता हूँ। अगर मैं एक्सक्लूसिवली एग्जिम्ट सप्लाईज करता हूँ किसी स्टेट से, तो मुझे रजिस्ट्रेशन लेने की ज़रूरत नहीं है। एग्रीगेट टर्नओवर हैज़ टू बी कैलकुलेट ऑन ऑल इंडिया पैन बेसिस। ठीक है, नाउ कमिंग टू रजिस्ट्रेशन फॉर एक्सक्लूसिव सप्लायर ऑफ गुड्स। जो पर्सन सिर्फ और सिर्फ गुड्स बेचता है उसको उसको 40 लाख तक का बेनिफिट मिलेगा। हाउएवर 4 पर्सन ऐसे हैं जिनको ये 40 लाख का बेनिफिट नहीं मिला। कौन है वो, सबसे पहले जिनको कंपलसरी रजिस्ट्रेशन लेना पड़े, सेकंड जो टबैको, आइसक्रीम, पान मसाला का सेल कर रहे हो, थर्ड वन जो इंट्रा स्टेट सप्लाईज करते हो इन दिस स्टेट्स, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, पौंडीचेरी, सिक्किम, त्रिपुरा, तेलंगाना, उत्तराखंड। ठीक है, नेक्स्ट इज वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन। इन लोगों को इन लोगों को 40 लाख का बेनिफिट नहीं मिलेगा। नेक्स्ट इज, अगर आप एक्सक्लूसिव सप्लाई ऑफ गुड्स भी करते हो पर आप सर्विस इनकम भी अर्न करते हो, सर्विस इनकम मतलब इंटरेस्ट इनकम की बात चल रही है, नॉट एनी अदर सर्विस इनकम, ओनली इंटरेस्ट इनकम आप अर्न करते हो इवन इफ सप्लाइंग एक्सक्लूसिव सप्लायर ऑफ गुड्स, then also you will be treated as exclusive supplier of goods. For the portion of this interest income, you will not be treated as supplying services. Next is transfer of business. In case of transfer of business, you have to file GST ITC 02 for transferring unutilized ITC, and you will be liable to be registered from the date on which
ट्रांसफर और सक्सेशन इन प्लेस। इन केस ऑफ अमालगमेशन और डीमर्जर सेम केस, जिस दिन से आपका इनकॉर्पोरेशन होगा उस दिन से आपको रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। क्लियर है? जीएसटी ITC 02 यहाँ पर भी फाइल करना पड़ेगा। नाउ कमिंग टू सम केसेस वेयर some persons are exempt from taking registration. Who are those? फर्स्ट वन एग्रीकल्चरिस्ट, जिनका कल्टीवेशन ऑफ लैंड से इनकम हो रहा है, ठीक है। पर्सन मेकिंग एक्सक्लूसिवली एग्जाम सप्लाईज, द पर्सन हु आर सेलिंग ओनली एग्जाम सप्लाईज आर नॉट लाइबल टू ऑब्टेन रजिस्ट्रेशन। Then interstate service provider up to the turnover of rupees 20 lakh or 10 lakh. Next is the person who are supplying such services which are taxable under reverse charge. Next is casual taxable person and other person who are supplying interstate supply of handicraft goods are not liable to obtain registration up to rupees 20 lakhs or rupees 10 lakh. नेक्स्ट इज जॉब वर्कर जो इंटरस्टेट सप्लाई करते हैं, ऐसे जॉब वर्कर जिनका जॉब वर्क चार्जेस का टर्नओवर 20 लाख से कम है, या तो वॉलंटरीली रजिस्टर्ड नहीं है, या तो वो ज्वेलरी या तो गोल्ड स्मिथ नहीं है। नेक्स्ट इज ऐसे पर्सन जो ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू सर्विस देते हैं और उस सर्विस का टर्नओवर 20 लाख या 10 लाख से कम है, ठीक है। नेक्स्ट इज कमीशन एजेंट्स। कमीशन एजेंट्स ऑन बिहाफ ऑफ एग्रीकल्चरिस्ट आर नॉट लायबल टू ऑब्टेन रजिस्ट्रेशन, ठीक है। यहाँ पर अपना एग्जेम्प्ट पर्सन का खत्म हुआ सेक्शन 23। सेक्शन 24, इंटर-स्टेट सप्लायर ऑफ गुड्स आर लायबल टू ऑब्टेन रजिस्ट्रेशन। इंटर-स्टेट सप्लायर ऑफ सर्विसेज आर नॉट लायबल टू ऑब्टेन रजिस्ट्रेशन अप टू द टर्नओवर ऑफ 20 लाख और रुपीज 10 लाख। उसके ऊपर गया तो कंपलसरी रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। कैजुअल टैक्सेबल पर्सन जो इंट्रा-स्टेट सप्लाईज करता है उसको कंपलसरी रजिस्ट्रेशन करना है, पर अगर वो हैंडीक्राफ्ट गुड्स बेचता है तो उसको 20 लाख या 10 लाख का लिमिट मिल जाएगा। ऐसे पर्सन जो रिसिपिएंट है, स्पेसिफाइड रिसिपिएंट जिनको आरसीएम में टैक्सेस पेमेंट करना है, उसको कंपलसरी रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। ऐसे पर्सन जो ई कॉमर्स ऑपरेटर है, जिनको टैक्स पेमेंट करना है सेक्शन 9(5) में या तो फिर 5(5) में, इट इज़ होटल अकोमोडेशन, पैसेंजर ट्रांसपोर्ट एंड यूटिलिटी सर्विस, ठीक है। सो इन लोगों को कंपलसरी रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। एवरी ई कॉमर्स ऑपरेटर हु इज लायबल टू कलेक्ट TCS उसको कंपलसरी रजिस्ट्रेशन करना है। नेक्स्ट NRTP को करना है। कैजुअल टैक्सेबल पर्सन अदर देन हैंडीक्राफ्ट वाले उनको भी करना पड़ेगा। देन TDS डिडक्टर्स एंड टैक्स कलेक्टर उन दोनों को करना है। नेक्स्ट इज जो एजेंट है, कमीशन एजेंट्स है, दैट इज CNF एजेंट, उनको कंपलसरी रजिस्ट्रेशन करना है प्रोवाइडेड दे आर इशूइंग इनवॉइस इन देयर ओन नेम। ISD हैज टू ऑब्टेन स्पेसिफिक कंपलसरी रजिस्ट्रेशन। ऐसा पर्सन जो ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू गुड्स बेचता है उसको कंपलसरी रजिस्ट्रेशन। जो सर्विस बेचता है उसको 20 लाख या 10 लाख तक का रजिस्ट्रेशन लिमिट एग्जामेशन मिलेगा। OIDR सर्विस प्रोवाइडर है जो, उसको रजिस्ट्रेशन कंपलसरी करना पड़ेगा, ठीक है। अगर वो यहाँ पर नहीं है तो उसको एक एजेंट अपॉइंट करके रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। रजिस्ट्रेशन प्रोसीजर, अगर आप नया रजिस्ट्रेशन करते हो तो आपको क्या याद रखना है, 3377 30 डेज में आपको अप्लाई करना है। 3 दिन में ऑफिसर बताएगा एक्सेप्ट करूँ या तो फिर मेरे को क्वेरी पूछूँ। क्वेरी पूछेगा तो उसके 7 दिन में आपको रिप्लाई करना है। अगर आप 7 दिन में रिप्लाई करते हो और रिप्लाई सेटिस्फैक्ट्री है तो रजिस्ट्रेशन एक्सेप्ट हो जाएगा। अगर 7 दिन में आपने रिप्लाई किया, ठीक है, पर ऑफिसर को अच्छा नहीं लगा रिप्लाई, ठीक है, सेटिस्फैक्ट्री नहीं लगा, तो वो 7 दिन में रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर देगा। 3377। अगर ऑफिसर अपना एक्शन लेना भूल जाता है विद इन द स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ 3 वर्किंग डेज और 7 वर्किंग डेज, देन इट विल बी कॉल्ड एज डीम्ड अप्रूवल, ठीक है। देन वन इंपॉर्टेंट पॉइंट, आपको पैन नंबर, मोबाइल नंबर सब कुछ वेरीफाई करना पड़ता है रजिस्ट्रेशन लेने के टाइम पर। देन आपको बैंक अकाउंट का डिटेल्स फर्निश करना पड़ेगा विद इन 45 डेज ऑफ ग्रांट ऑफ रजिस्ट्रेशन और ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग रिटर्न अंडर सेक्शन 39 विच एवर इज अर्लियर। नेक्स्ट वी आर लर्निंग सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स फॉर CTP NRTP। CTP NRTP दोनों के पास फिक्स प्लेस ऑफ बिजनेस नहीं होता है। दोनों को 5 दिन पहले रजिस्ट्रेशन से, कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस से 5 दिन पहले रजिस्ट्रेशन लेना पड़ता है। एडवांस टैक्स पेमेंट करना पड़ता है। एडवांस टैक्स मीन्स व्हाट, एस्टिमेटेड आउटपुट टैक्स लायबिलिटी माइनस एस्टिमेटेड इनपुट टैक्स क्रेडिट आपको पेमेंट करना है, ठीक है। CTP NRTP का रजिस्ट्रेशन 90 डेज तक वैलिड होता है। एक्सटेंशन ऑफ 90 डेज इज पॉसिबल। अगर 180 डेज के ऊपर आपका स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ बिजनेस जाता है, यू हैव टू ऑब्टेन नॉर्मल रजिस्ट्रेशन। CTP हैज टू फाइल GSTR 1 to 3, however NRTP has to file GSTR 5, okay. CTP can take ITC of all the supplies, however NRTP can claim ITC of import of goods only. अमेंडमेंट में क्या याद रखना है, 15-15-7-7 15 दिन फ्रॉम चेंज आपको अप्लाई करना है। उसके 15 वर्किंग डेज में ऑफिसर एक्सेप्ट करेगा या क्वेरी पूछेगा। क्वेरी पूछेगा तो आपको 7 दिन में रिप्लाई करना है। आपके रिप्लाई के 7 दिन में वो एक्सेप्ट करेगा या तो रिजेक्ट करेगा। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ अमेंडमेंट्स, नॉन कोर फील्ड एंड कोर फील्ड। नॉन कोर फील्ड में आपको ऑफिसर का अप्रूवल का जरूरत नहीं है, पर कोर फील्ड में जरूरत पड़ेगा। नॉन कोर मीन्स ईमेल आईडी चेंज करना है, पैन चेंज करना है, पैन नहीं, मोबाइल नंबर चेंज करना है, ठीक है।
ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, इन इसको बोलते हैं नॉन कोर फील्ड्स। कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन, कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन दो लोग कर सकते हैं। एक हम खुद बोलते हैं हमारा रजिस्ट्रेशन कैंसिल करो, दूसरा होता है ऑफिसर बोलता है हम कैंसिल करेंगे। हम कब बोलते हैं? हम तब बोलते हैं जब हमारा बिजनेस डिसकंटिन्यू हो जाएगा, ट्रांसफर हो जाएगा, डेथ ऑफ प्रोपराइटर हो गया, ट्रांसफर हो गया, सक्सेशन हो गया। इन दैट केस प्रॉपर ऑफिसर विल गो फॉर सॉरी रजिस्टर्ड पर्सन विल गो फॉर कैंसिलेशन। ठीक है, प्रॉपर ऑफिसर कब रजिस्ट्रेशन कैंसिल करेगा? जब आप बिजनेस कैरी आउट नहीं करते हो प्लेस ऑफ बिजनेस फ्रॉम वेयर यू आर टेकिंग रजिस्ट्रेशन। ठीक है, आप टैक्स इनवॉइस या बिल ऑफ सप्लाई इशू करते हो विदाउट एक्चुअली सप्लाइंग गुड्स और सर्विसेज, और यू आर इंडल्जिंग इन एंटी प्रॉफिटरिंग, और you have if you are composition person and you are not filing returns for 3 consecutive tax periods. Okay, next is not commenced business within 6 months from the date of registration, then fraudulently obtained registration or not complied with rule 10A, that is submission of bank details. अगर आपका कैंसिलेशन के लिए आप अप्लाई करते हो तो आपका सस्पेंशन पीरियड चालू हो जाएगा। सस्पेंशन पीरियड के दरमियान आप कोई भी ट्रांजैक्शन सेल नहीं कर सकते, कोई भी सेल इफेक्ट नहीं कर सकते हो, टैक्स इनवॉइस नहीं इशू कर सकते हो। आप अगर कैंसिलेशन के लिए अप्लाई करते हो तो आपको स्टॉक के ऊपर का आईटीसी रिवर्सल करना पड़ेगा। व्हाट इज द प्रोसीजर ऑफ कैंसिलेशन? इफ आई एम अप्लाइंग फॉर रजिस्ट्रेशन, ध्यान देना, इफ आई एम अप्लाइंग फॉर रजिस्ट्रेशन I have to apply within 30 days from the circumstance warranting cancellation of registration। मेरे अप्लाई करने के 30 डेज में वो प्रॉपर ऑफिसर एक्सेप्ट करेगा या तो फिर शो कॉज नोटिस इशू करेगा। शो कॉज नोटिस इशू करेगा तो मेरे को वही वापस से रिप्लाई करना है उसको, एंड दैट ऑल प्रोसीजर विल फॉलो। अगर प्रॉपर ऑफिसर को कैंसिलेशन करना है तो उसको शो कॉज नोटिस इशू करना पड़ेगा 7 दिन का। ठीक है, उसके अंदर मेरे को रिप्लाई करना है। अगर रिप्लाई प्रॉपर है तो वो कैंसिलेशन का कैंसिलेशन रिजेक्ट कर मतलब छोड़ देगा, ड्रॉप कर देगा प्रोसीडिंग। अगर रिप्लाई इज नॉट सेटिस्फैक्ट्री देन ही कैन कैंसिल द रजिस्ट्रेशन। ओके, नेक्स्ट इज रिवोकेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन। रिवोकेशन मतलब कि टेकिंग बैक द कैंसिलेशन। अब ये रिवोकेशन का प्रोसीजर स्टार्ट तब होता है जब आपका कैंसिलेशन ऑर्डर आ चुका है। ठीक है, और अगर आपका कैंसिलेशन ऑर्डर रिटर्न फाइलिंग के फेलियर की वजह से आया है तो आपको रिवोकेशन के लिए अप्लाई करने के पहले आपको रिटर्न फाइलिंग करना पड़ेगा, देन ओनली यू कैन अप्लाई। रिटर्न फाइलिंग करना है एंड पेमेंट ऑफ टैक्स करना है तो ही आप रिवोकेशन के लिए अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, आपके रिवोकेशन के एप्लीकेशन के 30 डेज के अंदर वो आपको बोलेगा कि रिवोकेशन एक्सेप्ट हुआ हुआ या तो फिर क्वेरी पूछेगा। ठीक है, क्वेरी अगर उसने पूछा तो आपको 7 दिन में रिप्लाई करना है। आपके रिप्लाई के 30 डेज के अंदर वो रिवोकेशन करेगा, रिवोकेशन को कैंसिल कर देगा। क्लियर है? अब अगर रिवोकेशन एक्सेप्ट होता है तो जो दिन कैंसिलेशन ऑर्डर आपका आया उस दिन से लेकर के जो दिन रिवोकेशन हुआ उस पीरियड का जो भी रिटर्न्स होगा वो आपको विद इन 30 डेज फ्रॉम कैंसिलेशन ऑर्डर फाइल करना पड़ेगा। क्लियर है? और अगर आपका आपका कैंसिलेशन रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से हुआ तो जो रिट्रोस्पेक्टिव डेट ऑफ कैंसिलेशन है उधर से लेकर के जो दिन आपका कैंसिलेशन हुआ, कैंसिलेशन ऑर्डर आया, उस पीरियड का रिटर्न्स आपको फाइल करना पड़ेगा विद इन 30 डेज। ओके, ये हो गया अपना। फिर आईआरपी। आईआरपी के केस में मैंने आपको समझाया था, जब कॉर्पोरेट डेटर ने रिटर्न फाइलिंग नहीं किया है पिछले पीरियड्स का, देन आईआरपी हैज़ टू ऑब्टेन सेपरेट रजिस्ट्रेशन, एंड सेपरेट रजिस्ट्रेशन उसने ऑब्टेन किया, अप्लाई किया। अप्लाई करने के बाद से लेके ऑब्टेन करने तक का जो पीरियड है उस पीरियड में जो भी कॉर्पोरेट डेटर परचेस करेगा ऑन हिज जीएसटी नंबर फिर भी आईआरपी को क्रेडिट मिलेगा। ठीक है, आईआरपी कैन अवेल दैट क्रेडिट एज वेल। ठीक है, सेक्शन 16(4) एंड सेक्शन रूल 36(4) इज नॉट एप्लीकेबल इन दैट केस। क्लियर है? तो आईआरपी क्रेडिट क्लेम करेगा फॉर दिस सीआईआरपी पीरियड। ओके, नेक्स्ट इज प्री सीआईआरपी का पीरियड का जो ड्यूस है उसको कैसे ट्रीट करेंगे? तो जो प्रॉपर ऑफिसर होगा वो एनसीएलटी के सामने अपना क्लेम रखेगा, एंड दैट क्लेम इज कॉल्ड एज ऑपरेशनल डेट। एंड जो अपना सीक्वेंस है सेक्शन 53 ऑफ आईबीसी एक्ट उसके हिसाब से वो पेमेंट होगा। कॉर्पोरेट डेटर का रजिस्ट्रेशन क्या हम कैंसिल करें? आंसर इज नो, कैंसिल आपको नहीं करना है। अगर सीआरपी प्रोसेस चालू हो चुका है तो कैंसिलेशन नहीं होगा। अगर कैंसिलेशन प्रोसीजर इनिशिएट हो गया तो आपको रिवोकेशन ऑफ कैंसिलेशन के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। प्री सीआरपी पीरियड के लिए आईआरपी इज नॉट रिस्पॉन्सिबल टू फाइल रिटर्न। ठीक है, नेक्स्ट इज ये सब हो गया। अगर आईआरपी ने कुछ कैश डिपॉजिट किया है ई कैश लेजर में ये नोटिफिकेशन आने के पहले, तो जो कैश उसने डिपॉजिट किया हुआ है उसका वो रिफंड क्लेम कर सकता है। क्लियर? नेक्स्ट इज आधार ऑथेंटिकेशन प्रोसेस। आधार ऑथेंटिकेशन प्रोसेस सेक्शन 25 सबसेक्शन 6A उसमें लिखा हुआ है कि जो ऑलरेडी रजिस्टर्ड है उनका क्या प्रोसीजर है। वो प्रोसीजर नोटिफाई नहीं हुआ है पर प्रैक्टिकली आपको एक लिंक मिलता है। ठीक है, वो लिंक पे
क्लिक करके आपके जो प्रमोटर्स है या डायरेक्टर है वो लोग आधार ऑथेंटिकेशन कर सकते हैं। सेक्शन 25 6B एंड 6C। 6B इज फॉर प्रोपरेटर रजिस्ट्रेशन, जिसको आधार ऑथेंटिकेशन करना है। 6C इज फॉर अदर देन प्रोपरेटर ऑथेंटिकेशन। क्लियर है? तो आपको आधार ऑथेंटिकेशन करना है, कितने टाइम में करना है, क्या करना है वो देखते हैं अपन। इन दिस केस आपको रूल 8 सब रूल 4A देखना है। ठीक है, आपने अगर आधार ऑथेंटिकेशन किया है तो डेट ऑफ आधार ऑथेंटिकेशन और 15 days फ्रॉम सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन विच एवर इज अर्लियर विल बी योर एप्लीकेशन डेट। ठीक है, वो एप्लीकेशन डेट माना जाएगा। क्लियर है? अगर आधार ऑथेंटिकेशन आप लोग नहीं करवाते हो तो फिजिकल प्लेस ऑफ बिजनेस आपका वेरिफिकेशन होगा, उसका कोई टाइम लिमिट नहीं है। ठीक है, फिजिकल प्लेस ऑफ बिजनेस वेरिफिकेशन हो सकता है, पर वेरिफिकेशन होने के 15 दिन में ऑफिसर को रिपोर्ट देना पड़ेगा इन GST REG 30। क्लियर है? आपने अगर आधार ऑथेंटिकेशन कर लिया, प्रॉपर ऑफिसर आपको 3 दिन में बोलेगा कि भाई ओके है कि नहीं। ओके है तो रजिस्ट्रेशन एक्सेप्टेड, अगर ओके नहीं है, ठीक है, तो आपको 7 days का टाइम पीरियड मिलेगा, शोकॉज नोटिस मिलेगा। अगर शोकॉज नोटिस के 7 दिन में आप लोगों ने रिप्लाई किया और रिप्लाई सेटिस्फैक्ट्री है तो एक्सेप्टेड, रिप्लाई अगर अनसेटिस्फैक्ट्री है तो रिजेक्टेड। ठीक है, अगर प्रॉपर ऑफिसर ने अपने ड्यूटीज टाइम पर नहीं किए, दैट इज 3 वर्किंग डेज में उसको जो बोलना है एक्सेप्टेड और रिजेक्टेड उसने नहीं बुलाया, तो फिर 7 दिन में उसने अपना काम नहीं किया फ्रॉम माई रिप्लाई, तो इट विल बी कॉल्ड एज डीम्ड अप्रूवल। दिस इज क्लियर। सेक्शन 25 6D। कुछ लोग ऐसे हैं जिनको आधार ऑथेंटिकेशन करने की जरूरत नहीं है। हु इज नॉट अ सिटीजन ऑफ इंडिया, अ पर्सन हु इज अदर देन ABCD। ठीक है, अ पर्सन हु इज अदर देन ABCD, दैट इज इंडिविजुअल ऑथोराइज सिग्नेटरी, मैनेजिंग पार्टनर और कर्ता, इनको छोड़ करके कोई दूसरा है तो उसको आधार ऑथेंटिकेशन करने की ज़रूरत नहीं है। हियर वी कंप्लीट विथ एंटायर चैप्टर। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम।